हेलो बच्चों। अभी हम आज क्या करने वाले हैं? देखिए, आज हमने पहला जो दो बैलों की कथा थी, हमने पूरी कहानी पढ़ ली थी। और पूरी कहानी पढ़ने के साथ साथ हमने सारी चीज़ें ये समझ भी ली थी। आज हम क्या करेंगे? इसका प्रैक्टिस सेट करेंगे। आप लोग को क्वेश्चन आंसर करने में मुसीबत है ना, ये आपने कहानी तो पढ़ ली, लेकिन इसके नीचे ये भी होता है अभ्यास प्रश्न, तो ये भी करना ज़रूरी होता है। तो हम ये सारी चीज़ें करने वाले हैं। ठीक है, रचना से संवाद, ये सारी चीज़ें। और मैं बता दूं, जिन जिन जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं यहाँ पे, वो किताब भी पढ़ेंगे। दो बैलों की कथा मैंने तो पढ़ा दी है, ठीक है, और समझा भी दिया है। लेकिन अपने स्तर पे भी, अपने से भी बार बार तो पढ़ते रहना है। ठीक है, इससे क्या होगा, आप और ज़्यादा आपको याद रहेगी सारी चीज़ें। तो आप क्या करेंगे, नाइन्थ के क्लास में अच्छा परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो अब हम इसका प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे, एक एक करके करेंगे। ठीक है, ये क्या है? ये मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि कहानी में हीरा और मोती का आपसी संबंध किस गुण को मुख्य रूप से दर्शाता है? ये पहला प्रश्न है। क ऑप्शन है कि प्रतिस्पर्धा और प्रतिद्वंदी। ख ऑप्शन है एकता और सहयोग। ग ऑप्शन है गर्व और दम। घ ऑप्शन है, यानी चौथा ऑप्शन है, विद्रोह और क्रोध। तो इसका उत्तर क्या होगा, क्या लगता है? कहानी में हीरा और मोती आपसी संबंध किस गुण को मुख्य रूप से दर्शा रहा है? ये ख ऑप्शन। एकता और सहयोग, दोनों दोस्त थे, एक दूसरे का साथ देते थे, तो इसी को दर्शाएंगे। ठीक है, तो एकता और सहयोग को दर्शा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हीरा और मोती क्या है, हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे, साथ में काम करते थे, और मुसीबत में साथ नहीं छोड़ते थे एक दूसरे का। ठीक है, याद करिए, जब मैंने कहानी पढ़ाया था, जब सांड आया था, तो दोनों ने मिलकर कैसे उसका सामना किया था। एक उसको मार रहा है तो एक जाके हीरा को मार रहा है, तो मोती जाके सिंह घुसे घुसड़ दे रहा है, और मोती को मार रहा था, हीरा जाके उससे भिड़ जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से लड़ रहे थे। तो एकता और सहयोग, एकता और सहयोग। और घबराने वाली बात नहीं, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम लिंक में मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में आप देख लेंगे, चेक करेंगे डिस्क्रिप्शन, उसमें आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ पीडीएफ पीडीएफ भी मिल जाएगा। ठीक है, तो एकता और सहयोग। दूसरा क्या है, हीरा मोती ने नया स्थान स्वीकार क्यों किया? ठीक है, हीरा और मोती ने नया स्थान क्यों स्वीकार किया? पहला ऑप्शन है, उन्हें भरपेट भोजन दिया गया। दूसरा है, उन्हें बहुत मोटी रस्सी से बांधा गया। तीसरा है, मालिक ने बेचा, यह सोचकर उन्हें अपमान लगा। और चौथा ऑप्शन है, उन्हें अलग अलग बांधा गया। तो कौन सा लगता है, इन चारों में से कौन सा है? हीरा मोती ने नया स्थान स्वीकार क्यों नहीं किया? उन्हें, इसका तीसरा ऑप्शन होगा कि मालिक ने उन्हें बेचा, यह सोचकर उन्हें अपमान लगा। ठीक है, देखिए, मालिक ने उन्हें बेचा यह सोचकर उन्हें अपमान लगा। क्यों? क्योंकि दोनों बैलों को लगा कि उनके मालिक झूरी ने उन्हें बेच दिया है। इससे उन्हें दुख और अपमान महसूस हुआ। एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लीजिए कोई अपना करीबी दोस्त अचानक छोड़े, तो दुख होता है ना, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था पढ़ाते वक्त भी, वैसा ही उनको भी लगा। ठीक, इसलिए उन्होंने वो स्थान स्वीकार नहीं किया। तीसरा, बैलों ने रस्सी तोड़कर घर लौटने का निर्णय क्यों किया? ठीक है, पहला ऑप्शन है इनमें से, कष्टों से बचने के लिए। ऑप्शन, स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए। ग ऑप्शन, अभिमान की रक्षा के लिए। और घ ऑप्शन, अपनापन पाने के लिए। क्या लगता है इसमें से? एक, दो, तीन। तो ये घ ऑप्शन, अपनापन पाने के लिए। ठीक है, बैलों ने रस्सी तोड़कर घर घर लौटने का निर्णय क्यों किया? अपनापन पाने के लिए। ठीक है, तो अपनापन पाने के लिए। क्यों? क्योंकि हीरा मोती अपने पुराने घर और मालिक झूरी से बहुत प्यार करते थे, और वे अपनापन और प्यार महसूस करते थे। ठीक है, जैसे कोई बच्चा जो है हॉस्टल में उदास होकर घर वापस आना चाहे, वैसा ही, जो मैंने पहले एग्जांपल दिया था। ठीक है, अब चौथे का, गया द्वारा डंडे से मारने पर मोती का आक्रोश किस मानवीय मनोवृत्ति का द्योतक है? देखिए, मैंने गया कौन है? झूरी का साला, झूरी का साला। ठीक है, पत्नी के भाई को, ये झूरी का साला था। ठीक है, तो गया द्वारा डंडे से मारने पर मोती का आक्रोश किस मानवीय मनोवृत्ति का द्योतक है? तो स्वाभिमान, अहिंसा, पराधीनता, और अन्याय की रक्षा। इसमें से कौन सा होगा? गया द्वारा डंडा से मारने पर मोती का आक्रोश किस मानवीय मनोवृत्ति का द्योतक था? तो क ऑप्शन, स्वाभिमान। ठीक है, स्वाभिमान का रक्षक है।
क्यों? क्योंकि जब गया ने हीरा को मारा तो मोती को यह अपमान और अन्याय लगा, और उसका गुस्सा अपने सम्मान और दोस्त की रक्षा के लिए था। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। जैसे कोई व्यक्ति अपने दोस्त पर अत्याचार देखकर विरोध करता है। ठीक ठीक, वैसे ही। चौथा क्या है? स्वाभिमान। पांचवा, बैलों ने मूक भाषा का प्रयोग लेखक ने किस लिए किया? कहानी में बैलों की मूक भाषा का प्रयोग लेखक ने किस लिए किया? पहला ऑप्शन है कहानी को रोचक बनाने के लिए। दूसरा ऑप्शन है मनुष्य जैसी चेतना दिखाने के लिए। चौथा ऑप्शन है संवादों को छोटा रखने के लिए। ग ऑप्शन है कथा में हास्य उत्पन्न करने के लिए। क्या उत्तर होगा इसका? इसका होगा ख, मनुष्य जैसी चेतना दिखाने के लिए। ठीक है, मनुष्य जैसी चेतना दिखाने के लिए। क्यों? क्योंकि प्रेमचंद ने बैलों को ऐसा दिखाया है जैसे वो इंसानों की तरह सोचते हैं और समझते हैं, दुख महसूस करते हैं, दोस्ती निभाते हैं, निर्णय लेते हैं और एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए हीरा और मोती आपस में बात करते हैं और भागने की योजना बनाते हैं, तब लगता है ना कि उनमें इंसानों जैसी समझ है। ये होता है ना जब जानवर आपस में सींग हिलाते हुए, सब सींग मिलाते हुए बैल मूक भाषा में बात करते कि हीरा मोती चल निकलते हैं ऐसे। ठीक है, इसलिए मनुष्य जैसी चेतना दिखाने के लिए। छठा ऑप्शन क्या है? छठा ऑप्शन क्या है? लिखा हुआ है कि दो बैलों की कथा को यदि स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़े तो हीरा और मोती किसके प्रतीक हो सकते हैं? ठीक है, क्या होगा? पहला ऑप्शन है भारत पर अंग्रेजों के क्रूर और अन्यायपूर्ण शासन के लिए। ऑप्शन स्वतंत्रता संग्राम में पशुओं के योगदान के। ग ऑप्शन सत्याग्रह और अहिंसा के आंदोलन के। घ ऑप्शन स्वतंत्रता के लिए भारतीय जनता के संघर्ष। क्या होगा? तो दो बैलों की कथा यदि स्वतंत्रता आंदोलन आंदोलन से जुड़े, स्वतंत्रता आंदोलन कौन सा? फ्रीडम मूवमेंट। जोड़े तो हीरा मोती किसके प्रतीक होंगे? इसका घ ऑप्शन होगा, स्वतंत्रता के लिए भारतीय जनता के संघर्ष। स्वतंत्रता के लिए भारतीय जनता के संघर्ष। ठीक है, क्यों? क्योंकि हीरा मोती क्या है? अन्याय सहते हैं, बंधन से आजाद होना चाहते हैं, अत्याचार का विरोध करते हैं और अपने घर तथा स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते हैं। ठीक है। ठीक है, ये उसी तरह जैसे भारतीय जनता अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी चाहते थे, ठीक ठीक वैसा ही ये भी चाहते थे। उदाहरण के लिए जैसे भारत के लोग अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे, वैसे हीरा और मोती भी अपने बंधनों से मुक्त होने के लिए संघर्ष करते रहते थे। ठीक है, गया गया के यहाँ फंस गए, फिर उसके बाद एक बाड़े में फंस गए थे, यहाँ पे याद है जहाँ पे नीलामी हो रही थी, तो दो बैलों को खरीद खरीद कर एक आदमी लेके आ रहा था, फिर उन्होंने तोड़ा कर अपने घर झूरी के पास तुरंत भाग गए। लास्ट में हमने पढ़ा था इसको। ठीक है, तो अब ये हमने छह कहानी देख ली। तो पहला भी देख लिया, दूसरा भी देख लिया, तीसरा भी देख लिया, चौथा भी देख लिया और पांचवा देख लिया और छठा भी देख लिया। अब हम क्या करने वाले हैं? मेरी समझ से मेरे विचार। अब हम कुछ प्रश्न दिए गए, हम उसको करेंगे। एक एक प्रश्न दिए गए, एक एक प्रश्न को, कितने प्रश्न है? पूरे 7 प्रश्न है। इन 7 प्रश्नों को हम करेंगे। ठीक है, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ये आपके क्रिएटिविटी को अच्छा करने के लिए दिया गया है। ठीक है, इसमें से कोई भी आंसर आप लिखेंगे, अपने से भी लिखेंगे, अनुमान से लिखेंगे, जैसे भी इमेजिन कर करके जो भी आप कहानी पढ़ेंगे उसके हिसाब से, तो आराम से लिख जाएंगे। ठीक है, लेकिन मैं एक सैंपल के रूप में आपको पूरा दिखाऊंगा कि लिखना कैसे है। ठीक है, ताकि आपको समझ बन जाए लिखना क्या है। तो क्या लिखा हुआ है? मेरी समझ मेरे विचार। नीचे दिए गए प्रश्नों पर कक्षा में चर्चा कीजिए और उनके उत्तर लिखिए। पहला और क्या क्वेश्चन है? दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता और इन दोनों ने जैसे पांव न उठाने की कसम खा ली थी। जब बैल नए मालिक के यहाँ गए तो उन्होंने काम करने से इनकार क्यों कर दिया? प्रश्न ये है। ठीक, ये प्रश्न है। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता पर इन दोनों ने जैसे पांव न उठाने की कसम खा ली थी। जब बैल नए मालिक के यहाँ गए तो उन्होंने काम करने से इनकार क्यों कर दिया था? ठीक है, अब इसका आंसर ये है कि जब हीरा और मोती नए मालिक गया के यहाँ पहुंचे तो उन्हें वहाँ प्यार और अपनापन नहीं मिला। ठीक, और उन्हें लगा कि उनके पुराने मालिक झूरी ने उन्हें बेच दिया है। इससे उन्हें जो है बहुत दुख हुआ और अपमान महसूस हुआ। ठीक है, नए घर में उन्हें क्या होता था? मारा जाता था, सूखा भूसा दिया जाता था और कठोर व्यवहार किया जाता था। इस कारण से दोनों बैलों ने काम करने से इनकार कर दिया और वे अपने पुराने घर और मालिक को याद कर रहे थे और विरोध के रूप में हल खींचने को तैयार नहीं हुए। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे कोई व्यक्ति ऐसे स्थान पर काम नहीं करना चाहता जहाँ उसका अपमान हो और उससे बुरा व्यवहार किया जाए। ठीक है, वैसे हीरा और मोती भी काम करने से मना कर दिया। ठीक है, इसका आंसर ये होगा कि उन्होंने काम करने से क्यों मना कर दिया था?
तो ये कारण था कि अब उन्हें अपनापन महसूस नहीं हुआ, उन्हें दुःख होता था, ठीक है? उनको मारा-पीटा जाता था, सूखा-भूसा दिया जाता था, कठोर व्यवहार किया जाता था। ठीक है? इन कारण से उन बैलों ने मना कर दिया और बाकी इसमें लिखा हुआ है, आप पढ़ेंगे। दूसरा, गाँव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बैलों का घर लौट आना कोई साधारण घटना नहीं है। कैसे? संकेत दिया गया कि वे क्यों लौट आए, उनके और झूरी के मन में कौन-कौन से भाव रहे होंगे, क्या वास्तविक जीवन में भी ऐसा होता है? आदि, आदि मतलब एटसेट्रा, ठीक है? ये प्रश्न है। तो इसका उत्तर क्या है कि बैलों का घर लौट आना साधारण घटना नहीं थी, क्योंकि हीरा और मोती केवल जानवर नहीं थे, बल्कि वे अपने मालिक झूरी और अपने घर से गहरा प्रेम करते थे, ठीक है? तो नए मालिक क्या उन्हें मार, अपमान और भूख मिली, इसलिए वे रस्सी तोड़कर अपने पुराने घर वापस आ गए। जब वे लौटे होंगे तब बैलों के मन में अपने घर और मालिक से मिलने की खुशी रही होगी, ठीक? दूसरा, झूरी के मन में प्रेम, अपनापन और भावुकता रही होगी। तीसरी बात, गाँव वालों को आश्चर्य हुआ होगा कि बैल इतनी दूर से अकेले वापस आ गए। ये 3 बातें रही होंगी और यह घटना इसलिए भी महत्वपूर्ण थी क्योंकि इससे पता चलता है कि जानवर भी प्रेम, अपनापन और वफ़ादारी समझते हैं, ठीक है? और वास्तविक जीवन से एक उदाहरण लेते हैं। कई बार पालतू कुत्ते, गाय या बिल्ली दूर चले जाने के बाद भी अपना घर पहचान कर वापस लौट आते हैं। तो इससे पता चलता है कि जानवरों में भी भावनाएँ और याद रखने की क्षमता होती है। ठीक है? इसलिए बैलों का घर लौटना केवल एक घटना नहीं, बल्कि प्रेम, वफ़ादारी और अपनेपन का प्रतीक था। ठीक है? तो ये आंसर हो जाएगा इसका। गाँव के इतिहास में यह घटना महत्वपूर्ण न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बैलों का घर लौटाना कोई साधारण घटना नहीं है। कैसे? ये जो कैसे का है, उसी का ये आंसर है। लिख देंगे तो उत्तर में से आपके आग निकलने लगेगा। तुरंत वहीं टीचर दौड़-दौड़ के नंबर देने लगेगा कि ये बच्चा है कौन? संकेत क्या है कि वे क्यों लौट आए? उनके और झूरी के मन में कौन-कौन से भाव रहे होंगे? क्या वास्तविक जीवन में भी ऐसा होता है? ठीक है? ये आंसर है। तीसरा, मोती ने मूक भाषा में कहा, "अब तो नहीं सहा जाता हीरा, कभी-कभी संघर्ष करना आवश्यक हो जाता है।" तो इस कथन को कहानी के उदाहरणों से सिद्ध करना है हमें कि हाँ, ये ऐसा है। फिर से पढ़ता हूँ कि मोती ने मूक भाषा में कहा, "अब तो नहीं सहा जाता हीरा, कभी-कभी संघर्ष करना आवश्यक हो जाता है।" तो इस कथन को कहानी के उदाहरणों से सिद्ध करना। देखिए, कहानी में बहुत सारे प्रसंग आए हैं ऐसे, जहाँ पे हीरा और मोती अन्याय और अत्याचार के खिलाफ संघर्ष करते दिखाई देते हैं। इसलिए मोती का यह कहना कि अब तो नहीं सहा जाता हीरा, पूरी तरह सही लगता है। जब गया दोनों बैलों को मारता था, सूखा भूसा देता था और कठोर व्यवहार करता था, तो वे बहुत दुखी थे। ठीक है? तो एक दिन गया ने हीरा की नाक पर डंडा मारा, तब मोती का गुस्सा फूट पड़ा और उसने हल लेकर भागकर विरोध किया। यह संघर्ष क्या है? अन्याय के खिलाफ था। तो इस तरह कांजी हाउस में भी दोनों बैल भूखे-प्यासे बंद थे। तब हीरा और मोती ने दीवार तोड़कर बाहर निकलने और दूसरे जानवरों को बचाने का प्रयास किया था। ये हमने पढ़ा था। तो ये भी जो है संघर्ष का एक उदाहरण है। तो इन घटनाओं से स्पष्ट क्या होता है कि हर समय चुप रहना सही नहीं होता। अन्याय, अपमान, अत्याचार के खिलाफ कभी-कभी संघर्ष करना आवश्यक है। ठीक है? तो ये ऐसे प्रसंग हमने पढ़े, ऐसे इंसिडेंट हमने कहानी में पढ़े थे कि गया भी पीट रहा है, जब कांजी हाउस में उन लोग को बंद कर दिया गया था, बहुत सारे जानवर और भी बंद थे। भूखे-प्यासे बंद रखा गया था, बस पानी पिला रहे थे उन लोगों को। वहाँ पे भी अन्याय हो रहा था। दोनों जगह उन्होंने विरोध किया, हीरा-मोती ने। तो ये उदाहरण है। एग्ज़ाम्पल के लिए, यदि किसी व्यक्ति के साथ स्कूल, घर या समाज में लगातार गलत व्यवहार हो, तो उसे अपने अधिकार के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। ठीक है? इस प्रकार कहानियाँ क्या सिखा रही है हमें कि सहनशीलता अच्छी बात है, लेकिन अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करना भी ज़रूरी है। ठीक है? तो ये लिखना कि मोती ने मूक भाषा में कहा, "अब तो नहीं साजा था हीरा, कभी-कभी संघर्ष करना आवश्यक हो जाता है।" इस कथन को कहानी के उदाहरणों से सिद्ध कीजिए। तो ये 2 उदाहरण हैं, गया वाला उदाहरण और कांजी हाउस वाला उदाहरण। इससे आराम से ये प्रूफ होता है, ठीक है? कि कभी-कभी संघर्ष करना आवश्यक हो जाता है। चौथा, जब पेट भर गया और दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया, हीरा एवं मोती स्वतंत्रता और अपमान दोनों में से किस भावना से अधिक प्रेरित थे? कारण सहित लिखिए। तो इसका उत्तर ये है कि हीरा और मोती स्वतंत्रता और अपनापन दोनों भावनाओं से प्रेरित थे, लेकिन कहानी में अपनापन की भावना से अधिक प्रेरित दिखाई देते हैं, ठीक है? तो अपनापन ज़्यादा दिखाई दे रहा है। क्योंकि अब सवाल है क्यों? तो क्योंकि वे केवल बंधन से मुक्त होना नहीं चाहते थे, बल्कि अपने असली घर, मालिक झूरी
और प्यार भरे वातावरण में लौटना चाहते थे। तो नए मालिक के यहाँ उन्हें मार मिलती थी, यानी गया के यहाँ उन्हें मार मिलती थी, अपनापन अपमान मिलता था, भूख मिली बहुत ज़्यादा, खाना नहीं देते थे। इसलिए उन्होंने वहाँ काम करने से मना कर दिया और रस्सी तोड़कर घर लौट आए। तो जब वे आज़ाद होकर भागे, तब भी अंत में अपने घर की ओर दौड़े। इससे पता चलता है कि उनके लिए केवल स्वतंत्रता ही नहीं, बल्कि प्रेम और अपनापन अधिक महत्वपूर्ण था। ठीक है? उदाहरण के लिए जैसे कोई व्यक्ति बाहर कहीं स्वतंत्र हो, लेकिन अपने परिवार और घर के बिना खुश ना रह सके। वैसे ही हीरा और मोती भी अपने घर और मालिक के प्रेम को सबसे अधिक महत्व देते थे। इसलिए कहा जा सकता है कि हीरा और मोती मुख्य रूप से अपनापन और प्रेम की भावना से प्रेरित थे, जबकि स्वतंत्रता की इच्छा भी उनके अंदर थी। समझ में? ये उसका आंसर हो जाएगा। जब पेट भर गया, दोनों आज़ादी का अनुभव किया, फिर हीरा और मोती स्वतंत्रता और अपनापन दोनों में से किस भावना से प्रेरित थे? दोनों से ही प्रेरित थे, लेकिन अपनेपन से ज़्यादा प्रेरित थे। 5वां, बैलों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली थी। अत्याचार सहना भी अन्याय में भागीदारी है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर के कारण भी बताइए। इसको देखते हैं। तो इसका जवाब किस में देना है कि बैलों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली थी, अत्याचार सहना भी अन्याय में भागीदारी। क्या आप इस बात से सहमत हैं? तो लिखना है हाँ, हम सहमत हैं। तो हाँ, मैं इस कथन से सहमत हूँ कि अत्याचार सहना भी अन्याय में भागीदारी है। ठीक है? तो कहानी में हीरा और मोती शुरू में चुपचाप मार और बुरा व्यवहार सहते रहे, लेकिन जब अत्याचार बहुत बढ़ गया, तब उन्होंने विरोध किया। उन्होंने हल खींचने से मना कर दिया, रस्सियाँ तोड़कर भाग गए और कांजी हाउस की दीवार तोड़ने का प्रयास किया। ठीक है? तो ये दिखाता है कि अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना ज़रूरी है। यदि कोई हमेशा चुपचाप अत्याचार सहता रहे, तो अत्याचारी और अधिक शक्तिशाली हो जाता है। आसान उदाहरण, यदि स्कूल में किसी बच्चे को रोज़ परेशान किया जाए और वह कभी विरोध ना करे, तो गलत करने वाले का साहस बढ़ जाएगा। ठीक है? लेकिन यदि वह अपने अधिकार के लिए आवाज़ उठाए, तो अन्याय रुक सकता है। हालाँकि संघर्ष शांतिपूर्ण और सही तरीके से होना चाहिए। ठीक है? इसलिए कहानी हमें क्या सिखा रही है कि सहनशीलता अच्छी बात है, लेकिन अन्याय के सामने हमेशा चुप रहना सही नहीं है। समझ में आया? तो इस कथन के कारण से हमने इसको सिद्ध कर भी दिया। छठा, बहुत दिनों साथ रहते-रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। हीरा और मोती अभिन्न मित्र थे। कहानी की किन-किन घटनाओं के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है? कम से कम 3 बिंदु लिखिए। ठीक है? अब इसको सिद्ध करते हैं। हीरा और मोती सच्चे मित्र थे। कहानी की घटनाओं से यह स्पष्ट होता है कि दोनों में गहरा भाईचारा और प्रेम था। कहानी हमने पढ़ी है। और 3 मुख्य घटनाएँ कि साथ मिलकर काम करना। पहला है साथ मिलकर काम करना। दोनों बैल हल और गाड़ी खींचते समय एक-दूसरे का ध्यान रखते थे। हर एक चाहता था कि ज़्यादा बोझ वो खुद उठाए, दूसरे को कम तकलीफ हो। ठीक है? जैसे उदाहरण के लिए सच्चे दोस्त एक-दूसरे की मदद करते हैं, वैसे ही वो करते थे। दूसरा, साड़ का मिलकर सामना करना। एक घटना थी, जब खतरनाक साँड़ उनके सामने आया तब दोनों ने एकता और समझदारी से उसका सामना किया। एक सामने से हमला करता था, दूसरा पीछे से। इससे पता चलता है कि वे मुश्किल समय में एक-दूसरे के साथ नहीं छोड़ते थे। ठीक है? ये दूसरी घटना थी। तीसरा, कांजी हाउस में साथ ना छोड़ना। जब मोती पकड़ा गया तब हीरा भाग सकता था, लेकिन वह अपने दोस्त को छोड़कर नहीं भागा, उस वक़्त भी। इस तरह जब हीरा रस्सी में बंधा था, तब मोती भी उसके साथ रुका रहा। उदाहरण, जैसे सच्चा मित्र संकट में भी साथ देता है, ऐसा। चौथा, एक-दूसरे के दुःख को समझना। दोनों बिना बोले भी एक-दूसरे की भावनाएँ समझ जाते थे। वे साथ खाते, साथ बैठते और साथ आराम करते। ये चौथा रीज़न, ठीक है? तो इन घटनाओं से स्पष्ट होता है कि हीरा और मोती केवल बैल नहीं थे, बल्कि सच्चे मित्रों की तरह प्रेम, सहयोग और त्याग और वफ़ादारी के उदाहरण थे। समझ में आ गया? ठीक है? तो 3 पूछा था हमने, 4 बताए। 1 एक्स्ट्रा बता दिए। समझ में आ गया? ये इंसिडेंट हमने पढ़ा है। 7वाँ, उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। कहानी में मालकिन और छोटी लड़की दोनों के व्यवहार की तुलना कीजिए। ये लास्ट का सीन है एकदम। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। कहानी में मालकिन और छोटी लड़की दोनों के व्यवहार की तुलना कीजिए। एक छोटी लड़की थी ना गया के यहाँ, जहाँ पे 2 रोटी दे के चली जाती थी दोनों बैलों को, ठीक है? उसकी तुलना और उसकी झूरी की पत्नी की तुलना करने की बात कर रहा है। तो कहानी में 2 बैलों की कथा में मालकिन और छोटी लड़की के व्यवहार में बहुत अंतर दिखाई देता है। ये लिखेंगे। तो मालकिन का व्यवहार कैसा था? मालकिन बैलों के प्रति कठोर और क्रूर थी। वह उन्हें नमक हराम कहती थी, ना? हमने पढ़ा था।
उसने उन्हें अच्छा चारा देने से मना कर दिया था और केवल सूखा भूसा खिलाया, और वह बैलों को बोझ समझती थी। जब बैल घर लौट आए तब भी मालकिन पहले उनसे नाराज़ हुई, ठीक है? एक बार जब वो दूसरी बार जब गया उनको लेके चला गया तब की घटना नहीं है। पहली बार जब लेके गया फिर वापस जब भाग के वापस चले आए तब की घटना है। तब ज जब वो घर लौट आए बैल, तब मालकिन ने पहले उनसे नाराज़ हुई थी, ठीक है? लेकिन दूसरी बार जब वो भाग कर चले आए थे तब लास्ट में मालकिन ने, जो जोड़ी के पति ने, उनके माथे चूमा। देखिए ये अंतर है। छोटी लड़की का व्यवहार कैसा था? छोटी लड़की दयालु और संवेदनशील थी। वह चुपके से बैलों को रोटियाँ खिलाती थी। उसे बैलों के दुःख का एहसास था और उसने बैलों की रस्सी खोलकर भागने में मदद भी की थी। ठीक है? उदाहरण के लिए, क्योंकि वह जानती थी कि बैलों पर अत्याचार हो रहा है, इसलिए उसने उनकी सहायता की। ठीक है? अब तुलना देख लीजिए। तो मालकिन क्या थी? कठोर और गुस्से वाली थी। बैलों को बोझ समझती थी, सूखा भूसा देती थी और अत्याचार करती थी। छोटी लड़की दयालु और प्रेमपूर्ण थी। बैलों को अपना साथी मानती थी और चुपके से रोटियाँ खिलाती थी। सहायता और सहानुभूति दिखाती थी। ठीक है? तो ये कथन कथन जो लिखा हुआ है कि मालकिन और छोटी लड़की दोनों के व्यवहार की तुलना कीजिए। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। ये लास्ट का सीन है। जबकि जो फ़िल्म जब देखते हैं कहानी खत्म होती है तो जूरी की पत्नी लास्ट में आकर उनके माथे चूम लेती है। तो ये भी दिखाता है कि वो कठोर है लेकिन संवेदनशील भी है लास्ट में। लास्ट में ऐसा संभावना दिखाया गया कि वो संवेदनशील है। ये प्रेमचंद जी की बहुत ही ये अनोखा व्यवहार है कि ये हृदय परिवर्तन दिखाते हैं। हृदय परिवर्तन करवाते ही करवाते हैं। अपनी कहानी में लास्ट में लाके सबका हृदय परिवर्तन करवा देंगे। हृदय परिवर्तन क्या? सबको अच्छा दिखाने लगेंगे। ये है इनका। ठीक है? तो इनकी इनके लास्ट में पत्नी को भी अच्छा दिखाया गया है कि माथा चूम ली। लेकिन ओवरऑल पूरी कहानी में अगर हम व्यवहार का तुलना कर रहे हैं तो छोटी लड़की का ज़्यादा दयालुपूर्ण और प्रेमपूर्ण व्यवहार है और मालकिन का कठोर और गुस्से वाला। ठीक है? तो मालकिन का व्यवहार कठोरता और स्वार्थ को दर्शाता है, जबकि छोटी लड़की का व्यवहार दया, प्रेम और करुणा का प्रतीक है। कहानी में छोटी लड़की मानवता और संवेदनशीलता का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करती है। ठीक है? ये हो गया। ये हमने 7 क्वेश्चन कर लिए पूरे के पूरे। ये सारे सातों क्वेश्चन कर लिए, अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम ये करेंगे, मेरी कल्पना में मेरे अनुमान, इस पे जाएँगे। 2 क्वेश्चन इसमें हैं, फिर उसके बाद आएँगे मेरे अनुभव में मेरे विचार, फिर ये 3 क्वेश्चन इसमें करेंगे। तो मेरी कल्पना में मेरे अनुमान, पहला, उसने उनके माथे सहलाए और बोली, "खोले देती हूँ, चुपके से भाग जाओ।" यदि आप वह छोटी लड़की, सवाल ये है कि यदि आप वहाँ पे छोटी लड़की होते हैं, तो बैलों की मदद किस प्रकार करते हैं? मतलब एक प्रैक्टिकल अप्रोच लिया गया है, ताकि आपका मतलब जाना जा सके, आप क्या सोचते हैं? ठीक है बच्चों? आपके बारे में पूछा जा रहा है कि अगर आप मान लीजिए वो छोटी लड़की होते हैं, तो आप क्या करते हैं? तो लिखा है कि उसने उनके माथे सहलाए और बोली, "खोल देती हूँ, चुपके से भाग जाओ।" यदि आप बहुत छोटी लड़की होते तो बैलों की किस प्रकार मदद करते? ठीक है, तो मैंने एक आंसर लिखा हुआ है, यदि मैं होता तो क्या करता? देखिए, यदि मैं वो छोटी लड़की होती, तो मैं हीरा और मोती की मदद दया और समझदारी से करती। मैं उन्हें चुपके से अच्छा खाना और पानी देती, उनके घावों पर मरहम लगाती और उन्हें मारने वाले से बचाने की कोशिश करती। ठीक है? अगर मौका मिलता तो मैं झोरी को खबर भेजती कि उनके बैलों के साथ बुरा व्यवहार हो रहा है, और मैं यह भी कोशिश करती कि बैलों को प्यार और आराम मिले ताकि वे दुखी ना हों। ठीक है? एग्ज़ाम्पल के लिए, जैसे हम किसी घायल या भूखे जानवर को देखकर उसकी मदद करते हैं, वैसे ही मैं भी उनकी सहायता करती। इससे पता चलता है कि हमें हर जीव के प्रति दया, प्रेम और सहानुभूति रखनी चाहिए। ठीक है? तो ये करते हैं। ये इमेजिनेशन है, आप क्या करते हैं, आप सोचिए, किस तरीके से करते हैं। इसका उत्तर क्या होगा, जो आप लिखेंगे अपने तरीके से वो भी सही होगा। तो मैंने आपको दिखाया कि कैसे आपको लिखना है ना, जो मैं आप लिखेंगे वो भी सही ही होगा। कल्पना करना है, कल्पना करके लिखिए। लेकिन ये लिखिएगा, लेकिन ये मत लिख दीजिएगा कि डंडे से मारेंगे, पीटेंगे, ये सब नहीं चलेगा। ठीक है? सही नहीं माना जाएगा। स्ट्रक्चर यही होगा, यही लिखना है इस तरीके से। दूसरा है, दोनों गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे। भय और संकोच इंसान को अवसर मिलने पर भी जकड़े रखता है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? इस वाक्य के संबंध में कहानी और अपने अनुभवों के से उदाहरण लेते हुए अपने विचार लिखिए। ठीक है? तो क्या लिखेंगे कि हाँ, मैं इस कथन से सहमत हूँ। भय और संकोच इंसान को अवसर मिलने पर भी जकड़े रखते हैं। कहानी में जब कांजी हाउस की दीवार टूट गई, तब घोड़े, बकरियाँ और दूसरे जानवर तुरंत भाग गए।
लेकिन दोनों गधे डर के कारण वहीं खड़े रहे। उन्हें डर था कि फिर कहीं फिर उसे पकड़ न लिया जाए। इस डर की वजह से वे आज़ादी का मौका होते हुए भी भागने की हिम्मत नहीं करते। यह घटना बताती है कि कई बार डर इंसान या जीव को सही अवसर पर का लाभ उठाने से रोक देते हैं। ठीक है? अब उदाहरण एक लेते हैं अपने जीवन से। कई विद्यार्थी अच्छे ज्ञान और क्षमता होने के बाद भी क्या होता है, मंच पर बोलने या प्रतियोगिता में भाग लेने या नया काम शुरू करने से डरते हैं। ठीक? उन्हें असफलता या लोगों की बातों का भय होता है। इस कारण से वे अवसर जो है खो देते हैं। लेकिन जो डर लेकिन जो लोग डर पर विजय पा लेते हैं, वे आगे बढ़ जाते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं। ठीक? तो निष्कर्ष के रूप में, कंक्लूज़न के रूप में डर और संकोच स्वाभाविक हैं, लेकिन यदि हम हमेशा उनसे बंधे रहें, तो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएँगे। इसलिए साहस और आत्मविश्वास के साथ अवसरों का उपयोग करना चाहिए। ठीक है? ये आंसर हो जाएगा। अब हम क्या करने वाले हैं, मेरे अनुभव, मेरे विचार, इसको करेंगे। देखिए, मेरे अनुभव, मेरे विचार। पहला क्या है, दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धौल-धप्पा होने लगता है। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की-सी रहती है, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। क्या आप इस बात से सहमत हैं? आपको ऐसा क्यों लगता है? अपने अनुभवों के आधार पर बताइए। ठीक है ये, दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धौल-धप्पा होने लगता है, इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की-सी रहती है, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। क्या आप इस बात से सहमत हैं? ये पूछा जा रहा है। तो आप क्या लिखेंगे? हाँ, मैं इस बात से सहमत हूँ। दोस्तों में घनिष्ठता होते ही थोड़ी बहुत नोक-झोंक होने लगती है। अब इसका सच्ची सच्ची दोस्ती में केवल हँसी-मज़ाक नहीं होता है, बल्कि कभी-कभी छोटी-मोटी बहस या नाराज़गी भी हो जाती है। लेकिन यदि दोस्ती सच्ची हो, तो ये झगड़े ज़्यादा देर तक नहीं रहते और दोस्त एक-दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। कहानी में हीरा और मोती भी खेलते-खेलते सींग मिलाने लगते हैं। कभी-कभी यह खेल हल्की-सी लड़ाई जैसा बन जाता था, लेकिन उनके मन में द्वेष नहीं था। वे हमेशा एक-दूसरे की मदद करते थे। ठीक है? एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे अच्छे दोस्तों में कभी-कभी किसी बात पर बहस हो जाती है, आप लोगों में भी होता होगा, ठीक है? वैसा ही, कौन सही है, कौन पहले खेलेगा या किसी मज़ाक की वजह से नाराज़गी हो सकती है। लेकिन सच्चे दोस्त थोड़ी देर बाद फिर से साथ हो जाते हैं और एक-दूसरे की मदद भी करते हैं। यदि दोस्ती में बिल्कुल खुलापन और नोक-झोंक ना हो, तो वह दोस्ती केवल औपचारिक लगती है। सच्ची मित्रता में विश्वास, अपनापन और खुलकर बात करने की भावना होती है। ठीक है? निष्कर्ष के रूप में छोटी-मोटी नोक-झोंक सच्ची दोस्ती का हिस्सा होती है। महत्वपूर्ण बात ये है कि दोस्ती में प्रेम, विश्वास और सहयोग बना रहे। ये होता है। ठीक? दूसरी बात, हीरा ने हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बैरी पर सींग न चलाना चाहिए। ठीक है? जब साँड़ से लड़ रहे थे हीरा मोती, तो साँड़ भागते-भागते गिर गया था। तो उन्होंने दौड़ा लिया था, तो वो साँड़ गिर गया। तो उसी समय हीरा ने तिरस्कार किया कि गिरे हुए बैरी पर सींग न चलाना। यह सब ढोंग है, बैरी को ऐसे मारना चाहिए कि फिर ना उठे। ये मोती के वाक्य थे, हमने कहानी पढ़ा है। जिन्होंने कहानी नहीं पढ़ा है, तो वो इंट्रोडक्शन क्लास से शुरू करें, पहली चैप्टर 1 देखें, फिर उसके बाद ये इस पे आए। आपका इस संबंध में क्या विचार है? आप किसके साथ हैं? हीरा के या मोती के या दोनों के? क्यों? ये पूछा जा रहा है। पूछा क्या जा रहा है कि हीरा ने तिरस्कार किया कि गिरे हुए बैरी पर सींग नहीं चलाना चाहिए, और हीरा फिर मोती बोलता है ये सब ढोंग है, बैरी को ऐसे ही मारना चाहिए कि फिर ना उठे। और आपका इस संबंध में क्या विचार है? आप किसके साथ हैं? हीरा के या मोती के या दोनों के? ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि मेरे विचार में मैं हीरा और मोती दोनों के पक्ष को कुछ हद तक सही मानता हूँ। लेकिन मैं अधिक सहमत हीरा की सोच से हूँ। ठीक है? तो मोती का विचार क्या था कि अत्याचारी को ऐसा दंड मिलना चाहिए कि वो फिर किसी पर अत्याचार न करे। उसका गुस्सा अन्याय और क्रूरता के खिलाफ था। यह स्वाभिमान और साहस को दर्शाता है। लेकिन हीरा का विचार अधिक शांत और मानवीय था। वह कहता है कि गिरे हुए दुश्मन पर वार नहीं करना चाहिए। इससे उसकी दया, संयम और नैतिकता दिखाई देती है। हीरा मानता था कि जीतने के बाद भी इंसानियत नहीं छोड़नी चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति हमेशा झगड़ा करे और बाद में हार जाए या गलती मान ले, तो उसे और अपमानित करना सही नहीं होता। ठीक है? सच्ची महानता क्षमा और संयम में होती है। हालाँकि मोती की भावना भी गलत नहीं थी, क्योंकि वो अपने मित्र पर हुए अत्याचार से क्रोधित था। इसलिए दोनों की सोच अपने-अपने स्थान पर उचित लगती है। ठीक है? इस निष्कर्ष में क्या है कि मैं अधिकतर हीरा के पक्ष में हूँ, क्योंकि साहस के साथ दया और संयम होना भी बहुत ज़रूरी है। तो उत्तर क्या है हमारा? बहुत बैलेंस है। हमने दोनों का पक्ष लिया है, लेकिन हीरा का पक्ष ज़्यादा ज़्यादा दिखाया है। ठीक है? यही एक आपको करना है। एक समझदार उत्तर यही होता है। तीसरा,
हम और तुम इतने दिनों एक साथ रहे, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? क्या कभी आपने किसी विपत्ति या चुनौती का सामना अपने किसी मित्र या परिजन के साथ मिलकर किया है? उस घटना के विषय में बताइए। तीसरा क्या है कि हम और तुम ये कब हो रहा है? जब ये कांजी हाउस में थे, तब जो है एक बंधा था, एक एक छूटा हुआ था, तो एक भाग सकता था, लेकिन हीरा मोती से कोई भागा नहीं, दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया। तो लिखा है कि हम और तुम इतने दिनों तक एक साथ रहे, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? तो क्या कभी आपने किसी विपत्ति या चुनौती का सामना अपने किसी मित्र या परिजन के साथ मिलकर किया है? उस घटना के विषय में बताएं। ठीक है, तो सवाल जवाब क्या देंगे? हाँ, मैंने भी अपने, आप लोगों ने भी कभी ना कभी किया ही होगा अपने जीवन में। ठीक है, तो बस वैसा है, छोटा मोटा ही सही लेकिन किया होगा। तो हाँ, मैंने भी अपने जीवन में ऐसी परिस्थिति का सामना किया है जहाँ मित्र और परिवार ने कठिन समय में साथ दिया है। तो एक बार परीक्षा के समय मेरा मित्र बीमार हो गया। वह कई दिनों तक स्कूल नहीं आ सका और पढ़ाई में बहुत पीछे हो गया। उस समय मैंने और मेरे कुछ दोस्त ने उसकी मदद की। हमने उसे अपने नोट्स दिए, कठिन विषय समझाए और रोज उससे बात करके उसका हौसला बढ़ाया। धीरे धीरे उसने तैयारी पूरी की और परीक्षा अच्छे अंकों से पास कर ली। ठीक है, तो यह घटना उससे अ, में उस, तो यह घटना से उस घटना से मुझे यह सीख मिली कि सच्चा मित्र वही होता है जो कठिन समय में साथ दे। तो यह बात कहानी में मोती के व्यवहार से मिलती जुलती है। जब हीरा मुसीबत में था तब मोती उसे छोड़कर नहीं गया। उसने दोस्ती और साथ निभाने का सच्चा उदाहरण प्रस्तुत किया। ठीक है, तो निष्कर्ष रूप में मुसीबत के समय साथ देना ही सच्ची मित्रता और अपनापन कहलाता है। जो मुसीबत में पड़ा आप है, अगर कोई आपका दोस्त आपका मुसीबत में साथ दे रहा है तो वो सच्चा मित्र है। तो ऐसी भी मुसीबत को खड़ा हो जाता है, वही सच्चा मित्र है। और नहीं, ऐसा है, भाग जाते हैं लोग, मजाक उड़ाते हैं, जो दोस्त कहते हैं लेकिन पीठ पीछे मजाक उड़ाते हैं, वो दोस्त नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करने वाले? विद्या से संवाद, विधा से संवाद। अब हम ये करेंगे। ठीक है, पूरा क्या लिखा है कि कहानी ऐसी रचना है जिसमें जीवन, कहानी के बारे में बताया गया। जैसे ये हम जो पढ़ा है हमने, ये कहानी पूरा दो बैलों की कथा, ये कहानी है। तो कहानी क्या होती है वो बताया जा रहा है, तो वो सुन लीजिए थोड़ा। कहानी ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। उसके चरित्र, उसकी शैली, उसका कथा विन्यास सभी उसी एक भाव को पुष्ट करते हैं। कोई कहानी वास्तविक या काल्पनिक घटनाओं पर आधारित हो सकती है, और इसमें वास्तविक या काल्पनिक पात्र भी शामिल हो सकते हैं। आप कहानी लेखन की इस प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए एक कहानी का शीर्षक चुनिए और दिए गए मुख्य बिंदुओं को पूरा कीजिए। ठीक है, अब इसको, दिए गए मुख्य बिंदुओं को पूरा कीजिएगा क्या मतलब है? ये जो लिखा हो ना, शीर्षक, लेखक, विषय, क्रिया, कार्य, परिवेश, देश काल, मुख्य विचार, चरित्र, पात्र, परिणाम। ठीक है ना, इसको रख के एक कहानी बना के हम देखेंगे। तो क्या कहानी लेंगे? दो बैलों की कथा ही लेंगे, उसी की पड़ताल करेंगे। तो शीर्षक क्या ले रहे हैं? देखिए यहाँ पे शीर्षक लेखक लिखा हुआ है, तो शीर्षक लेखक में हम क्या करेंगे? दो बैलों की कथा और मुंशी प्रेमचंद, और प्रेमचंद जी को ही ले लेंगे। ठीक है, तो शीर्षक और लेखक में कौन आएगा? दो बैलों की कथा, प्रेमचंद जी। और विषय क्या होगा? दोस्ती, वफादारी, स्वाभिमान, प्रेम और स्वतंत्रता की भावना। क्रिया और कार्य क्या होगा? हीरा और मोती नए मालिक के यहाँ अत्याचार सहते हैं, वहां से भागते हैं, कई कठिनाइयों का सामना करते हैं और अंत में अपने असली मालिक झूरी के घर वापस लौट आते हैं। ठीक। परिवेश, देश काल और मुख्य विचार। परिवेश में ग्रामीण गांव का वातावरण, खेत खलियान और पशुओं का जीवन है। मुख्य विचार क्या है? जानवरों में भी प्रेम, भावना, स्वाभिमान और अपनापन होता है। सच्ची मित्रता और स्वतंत्रता का महत्व सबसे बड़ा है। चरित्र और पात्र में हीरा शांत है, समझदार है, सहनशील है। मोती साहसी है, क्रोधी है और स्वाभिमानी है। झूरी दयालु मालिक है, छोटी लड़की संवेदनशील और मददगार है। ठीक है, तो परिणाम क्या है कि अंत में हीरा और मोती अपने असली घर और मालिक के पास लौट आते हैं। उनकी दोस्ती, वफादारी और संघर्ष सफल होता है। ठीक है, तो ये दो बैलों की कथा प्रेम, मित्रता, स्वाभिमान और स्वतंत्रता की भावना दिखाने वाली प्रेरणादायक कहानी, ये बोलेंगे। तो सब हो गया। हमने शीर्षक भी ले लिया, हमने विषय भी देख लिया, हमने कार्य क्रिया भी देख लिया, और परिवेश, देश काल और मुख्य विचार भी देख लिया, चरित्र, पात्र भी देख लिया, परिणाम भी देख लिया। तो यही सब तोड़ तोड़ के, डिवाइड कर करके इसमें भर देना है। समझ में आया? और कहानी क्या होती है, ये भी प्रश्न आ सकता है कि कहानी क्या होती है, आपसे पूछ लिया जाए कहानी क्या होती है, तो आप बताएंगे कि ऐसी रचना जिसमें जीवन के किसी एक अंग या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित किया जाता है लेखक के द्वारा। ठीक है, उसके चरित्र होंगे, उसकी शैली होगी, उसकी कथा विन्यास होंगे, कैसे कह रहा है, क्या दिखाया जा रहा है कथा में,
कहानी में, ठीक है? तो सभी भावों को पुष्ट करते हैं। एक जीवन चलेगा उसमें, बहुत सारे नहीं, केवल एक की कहानी होगी उसमें। जैसे इसमें 2 बैलों की कथा थी, तो 2 बैलों के कथा के ही इर्द-गिर्द पूरी कहानी चल रही थी। ठीक है? तो कहानी क्या होती है, यही पूछा जाएगा। तो अगर पूछ लिया जाए तो बताइएगा कि ऐसी रचना जिसमें केवल एक अंग या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित किया जाए। ठीक? और उसी के इर्द-गिर्द उसके चरित्र बनेंगे, उसी की किस शैली में बोलेगा, किस विन्यास में बोलेगा, किस परिवेश में आके बोलेगा, वो एक पे ही डिपेंड करेगा। जैसे इसमें 2 बैलों की कथा में केवल 2 बैलों के इर्द-गिर्द सारी बातें घूम रही थी। ठीक है? अब हम क्या करने वाले हैं, हम कहानी का सौंदर्य वाला हिस्सा देखेंगे। कहानी का सौंदर्य, ठीक है? अब इसमें सारी चीज़ें नीचे लिखी हुई है कि कहानी का सौंदर्य क्या है, तो चित्रात्मक भाषा, संवादात्मक, विरोधात्मक, वो सारी चीज़ें। कहानी का सौंदर्य, दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे, दोनों की पूँछ खड़ी हो गई। इस वाक्य को पढ़कर आँखों के सामने एक दृश्य सा बन जाता है, यानी बिंब बन जाता है। आँखों के सामने दृश्य बनता है, मतलब आम जीवन में भी आपको कोई अगर मान लीजिए कोई बात बोलता है, ठीक है? कोई कुछ बोल रहा है, आप सुन रहे हैं, सुनते-सुनते आपके दिमाग में इमेज बनने लगी। ऐसा किसी ने मान लीजिए किसी ने बोला कि आज मैंने लाल कपड़ा पहनकर आया था, नीली गाड़ी में मैं बैठा था, सड़क पे चल रहा था। तो जो दिमाग में जो इमेज बन रहा है ना, नीली गाड़ी, लाल कपड़ा, ठीक है? उसी की बात कर की जा रही है कि इस वाक्य को पढ़कर आँखों में के सामने एक दृश्य सा बन जाता है। आप जानते हैं कि कि भाषा की इस विशेष को चित्रात्मकता कहते हैं, यानी बिंब कहते हैं, चित्रात्मकता कहते हैं। ये जब कोई कुछ बोले तो आपके दिमाग में इमेज बनने लगती है, तो उसको चित्रात्मकता कहते हैं, दिमाग में जो बन रहा है। ठीक है? तो 2 बैलों की कथा कहानी में ऐसे अनेक विशेषताएँ हैं जो इसे अद्भुत और प्रभावपूर्ण बनाती है। नीचे इस कहानी में आए कुछ विशेष बिंदुओं के उदाहरण के साथ दिया गया है। आप भी एक-एक उदाहरण जोड़कर तालिका में लिखिए। ठीक है? अब हम एक-एक करके सबका लिखेंगे भी। ये देख रहे हैं इतना पूरा है, हम सब एक-एक करके लिखेंगे। जैसे एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लिखा है, तब दिया हुआ है, हम यहाँ पे भरेंगे, यहाँ पे। दूसरा एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे अपना लिखेंगे। एग्ज़ाम्पल के तौर पे एक लिखा हुआ है चित्रात्मक भाषा। यहाँ पे लिखा है विशेषता का अर्थ, उदाहरण 1, उदाहरण 2। तो हम उदाहरण 2 में, जैसे उदाहरण 2 में ये सहसा घर का द्वार खुला और वहीं लड़की निकली, वैसे ही इसमें हम भरेंगे। तो चित्रात्मक भाषा, शब्दों के माध्यम से पाठक के मन में स्पष्ट और जीवंत चित्र और छवियाँ बनना, ये इसका अर्थ है। चित्रात्मक भाषा का मतलब क्या होता है ये, ठीक है? तो उदाहरण क्या है, घुटने तक पाँव कीचड़ से भरे हैं। दूसरा उदाहरण, सहसा घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली। अब हम आगे बढ़ेंगे, संवादात्मक वाला देखते हैं, चलिए शुरू से करते हैं। चित्रात्मक भाषा, चित्रात्मक भाषा का मतलब क्या है कि ऐसी भाषा जिसे पढ़ते समय दृश्य आँखों के सामने दिखाई देने लगे, ठीक है? जिससे कोई कोई चीज़ आप पढ़ रहे हैं और आपके दिमाग में इमेज बनने लगी, ठीक? पहला उदाहरण क्या था, घुटने तक पाँव कीचड़ में भरे थे, तो इसे पढ़कर लगता है कि बैल सच में कीचड़ में चल कर आए हैं। तो दूसरा उदाहरण क्या दिखा था कि सहसा घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली। तो यह दृश्य क्या है, फ़िल्म जैसा आँखों के सामने आ जाता है। अब दूसरा, जहाँ पे हमको लिखना है, दूसरा संवादात्मक का क्या मतलब है कि पात्रों की बातचीत के माध्यम से कहानी को आगे बढ़ाना। मतलब जैसे कोई कहानी होती है, संवादात्मकता का मतलब होता है पात्र हैं, जैसे हीरा मोती हैं, तो ये आपस में बात कर रहे हैं। तो आपस में बात करते हुए कहानी को आगे बढ़ाना, कहानी आगे बढ़ती चली जाती है। ठीक है? मतलब लोग पढ़ते हैं ना पाठक, तो हीरा मोती में क्या बात चल रही है, पढ़ते आगे तक बढ़ते हैं। तो वही, तो पात्रों के बातचीत के माध्यम से कहानी आगे बढ़ती है। हीरा ने कुछ बोला, फिर मोती ने कुछ बोला, हीरा ने कुछ बोला, फिर मोती ने कुछ बोला। ठीक? ऐसे। तो उदाहरण 1, मार जाऊँगा पर उसके काम तो ना आऊँगा, ठीक है? इससे मोती का स्वाभिमान पता चलता है। दूसरा उदाहरण जो अब हम लिखेंगे इसमें, जहाँ पे आप फिल इन द ब्लैंक्स में भर लेंगे, लिखा है अब तो नहीं सहा जाता हीरा। इससे क्या है, बैलों का दुःख और पीड़ा समझ में आती है। ये भर लीजिएगा दूसरे एग्ज़ाम्पल में। दूसरे एग्ज़ाम्पल में कहाँ, यहाँ पे संवादात्मक है, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, ये संवादात्मक है। विरोधाभास, अर्थ क्या है इसका, एक ही जगह पर विपरीत भाव या बातें होना। ठीक है? जैसे पहला एग्ज़ाम्पल, झूरी बैलों को देखकर गदगद हो गया, झूरी की स्त्री जल उठी। ये विरोधाभास है। मतलब 2 बैल, यहाँ मान लीजिए दोनों बैल यहाँ पे खड़े हैं, एक झूरी है और उसकी झूरी की पत्नी है। एक तो देख के खुश हो रहा है, लेकिन दूसरा जल उठा है इनको देख के। ठीक है? तो वही लिखा गया है कि एक ही जगह पर विपरीत भाव या बातें होना। तो ये एक तो है कि धोबी बहुत खुश हुआ, उसकी पत्नी खुश नहीं हुई, तो ये विपरीत बातें होंगी। ठीक? तो एक खुश है, दूसरी नाराज़ है। अब दूसरा एग्ज़ाम्पल जो हम लिखने वाले हैं, बैल जानवर हैं लेकिन इंसानों से ज़्यादा वफ़ादारी दिखाते हैं। बैल जानवर हैं लेकिन इंसानों से ज़्यादा वफ़ादारी दिखाती है। ठीक है? तो यहाँ पे भी वफ़ादारी है, एक तो जानवर बोला जा रहा है, दूसरा जगह इंसानों जैसे वफ़ादारी की बात की जा रही है। ठीक है? तो कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे विरोधाभास में लिख लेंगे।
ये विरोधाभास में लिखेंगे। यही दूसरा उदाहरण लिख लीजिएगा, काम आएगा आपको, मेंस में देना, मतलब आपको लिखना है परीक्षा में। ठीक है। बैल जानवर है लेकिन इंसानों से ज़्यादा वफादार है, लिखा है। व्यंग, मजाक या कटाक्ष के माध्यम से समाज की कमजोरी दिखाना। व्यंग करने का मतलब क्या, व्यंग्यात्मक भाषा क्या होती है, मजाक या कटाक्ष के माध्यम से आलोचना करना, मजाक करना या कटाक्ष के माध्यम से समाज की कमजोरी दिखाना। उदाहरण के लिए, अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते हैं तो शायद सभ्य कहलाने लगते। ये समाज पर व्यंग है। दूसरा जो हम लिखेंगे, गधों का डर के कारण भागना नहीं। ये ठीक है, गधों का डर के कारण भागना नहीं, यह डरपोक स्वभाव पर हल्का व्यंग है। गधों का डर के कारण भागना नहीं, ये डरपोक स्वभाव वालों का पर हल्का व्यंग किया गया, हल्का मजाक किया गया, हल्का आलोचना की गई। ठीक है, तो ये लिख लेंगे, गधों का डर के कारण भागना नहीं। व्यंग्यात्मक भाषा। संघर्ष, पहला संघर्ष का मतलब मुश्किल परिस्थिति या विरोधी शक्तियों से टकराव। उदाहरण के लिए, उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है। बैल और सांड का संघर्ष हो रहा था, उस वक्त बोला गया था उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है। दूसरा उदाहरण में क्या लिखेंगे, कांजी हाउस से निकलने के लिए दीवार तोड़ना। छठा हो जाएगा अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति का क्या मतलब है, किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। ठीक है, तो पहला उदाहरण क्या है, झूरी इन्हें फूल की छड़ी से भी न छूता था, मतलब वह बहुत प्यार करता था। झूरी इन्हें फूल की छड़ी से भी न छूता था, मतलब बहुत प्यार करता था। दूसरा उदाहरण हम क्या लिखेंगे, सांड को पूरा हाथी जैसा बताना। कहानी जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, सांड को पूरा हाथी जैसा बताना, तो ये अतिशयोक्ति है। संदेह और उलझन, अर्थ क्या है इसका, जब पात्र निर्णय नहीं कर पाते या डर में रहते। जब पात्र निर्णय नहीं कर पाते और डर में रहते। उदाहरण के लिए, ये कैसा स्वामी है, बैल उलझन में थे कि उनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों हो रहा है। ठीक है, ये हुआ है। ये जब बोला था इसकी, ये गया के यहाँ थे तो वो बोल रहे थे कि ये कैसा स्वामी है, हमें भूसा देता है सूखा, खाने को भी ढंग से नहीं दे रहा, तो ये कैसा स्वामी है। तो बैल उलझन में थे कि उनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों हो रहा है। दूसरा उदाहरण जो हम लिखेंगे, गधों का सोचना, भागे या न भागे। ठीक है, गधों का सोचना कि भागे कि न भागे। तो ये क्या है, पूरा का पूरा जब लिखा जाए कि कहानी सौंदर्य के बारे में बताइए, जब आपसे बोला जाए कि दो बैलों की कथा में हमें दो बैलों की कथा का कहानी सौंदर्य बताइए। ठीक है, अब आपको क्या लिखना है कहानी सौंदर्य में, चित्रात्मक भाषा, संवादात्मक भाषा, विरोधाभास वाली भाषा, व्यंग वाली भाषा, संघर्ष वाली भाषा, अतिशयोक्ति वाली भाषा, संदेह या उलझन। और ये दूसरा उदाहरण मैंने लिख दिया है, तो अब लिख लीजिएगा, ये तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन दूसरा दूसरा उदाहरण यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में भर लीजिएगा। ठीक है, आपका उत्तर पूरा हो जाएगा। ठीक है, जब भी आपसे उत्तर पूछा जाए कि लिखना कैसे है, तो आपसे ये आपसे पूछेगा कि दो बैलों की कथा का कहानी सौंदर्य बताइए, तो आप लिख लीजिएगा। आप घबराइए मत, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी करेंगे। जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे तो एक एक करके सबका समाधान भी दिखने लगेगा। ठीक है, ये आपका प्रैक्टिस सेट है ताकि हम सारी चीज़ें समझ लें कि दो बैलों की कथा का पूरा हम कर रहे हैं। तो क्या क्या हो गया इसमें, हमने कहानी सौंदर्य कर लिया पूरा, ये हो गया, 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 ये भी, ये भी, अब ये। अब हम कहानी की रचना वाला हिस्सा देखेंगे। ठीक है, तो कहानी की रचना वाले हिस्से में क्या है कि प्रायः कहानी के प्रारंभ में ही कहानी के मुख्य चरित्र, कहानी का समय, कहानी की भाषा, घटनाओं आदि के कुछ संकेत मिलने लगते हैं। प्रेमचंद जी इस कहानी में भी ऐसे संकेत हैं, आप कहानी के ऐसे संकेत बिंदुओं को ढूंढकर लिखिए। ठीक है, तो कहानी में कुछ संकेत हैं तो उन संकेतों को पकड़ना है। तो दो बैलों की कथा की रचना में कौन से संकेत हैं, तो दो बैलों की कथा कहानी की शुरुआत से ही लेकर कई महत्वपूर्ण संकेत देते हैं। इन संकेतों से हमें कहानी के पात्र, वातावरण, भाषा और मुख्य विचार का पता चलता है। पहला संकेत क्या है, मुख्य चरित्र का संकेत, कि कहानी शुरुआत में हीरा मोती झूरी का परिचय मिल जाता है। लेखक बताते हैं कि हीरा मोती केवल बैल नहीं है बल्कि समझदार और भावनात्मक पात्र है। दूसरा, ग्रामीण वातावरण का संकेत, कहानी में गांव, खेत, हल, गाड़ी, चारा, थान जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ है, तो इससे पता चलता है कि कहानी गांव और किसान जीवन से जुड़ी है। भाषा संकेत, कहानी की भाषा सरल, बोलचाल वाली और लोक भाषा से जुड़ी हुई है। उदाहरण के लिए, अब तो सहा नहीं जाता हीरा, ऐसा बोलते हैं, कहानी की भाषा सरल, बोलचाल वाली और लोक भाषा से जुड़ी हुई है। उदाहरण है कि अब तो सहा नहीं जाता हीरा। इस तरह के संवाद कहानी को जीवंत बनाते हैं। मुख्य विचार का संकेत, शुरुआत में ही लेखक गधे और बैल के स्वभाव की चर्चा करते हैं। इससे संकेत मिलता है कि कहानी केवल जानवरों की नहीं बल्कि सहनशीलता, स्वाभिमान, मित्रता और स्वतंत्रता जैसे मानवीय गुणों पर आधारित है। ठीक है,
शुरुआत में ही लेखक गधे और बैल के स्वभाव की चर्चा करते हैं। इससे संकेत मिलता है कि कहानी केवल जानवरों की नहीं बल्कि सहनशीलता, स्वाभिमान, मित्रता और स्वतंत्रता जैसे मानवीय गुणों पर आधारित है। पांचवा, घटनाओं के विकास का संकेत। कहानी की शुरुआत से ही पता चलता है कि आगे जो है संघर्ष आएगा, अन्याय होगा, भागना होगा और घर वापसी जैसी घटनाएं होंगी। ठीक है, कहानी के संकेत में ही मिल जाता है। प्रेमचंद जी की शैली का संकेत क्या है? लेखक ने हास्य, हंसने वाली चीजें, व्यंग करने वाली चीजें और भावनात्मक शैली का प्रयोग किया है। उदाहरण के लिए गधे को सबसे सीधा बताकर समाज पर व्यंग किया गया है। निष्कर्ष क्या है कि कहानी के आरंभ में ही लेखक पात्रों, वातावरण, भाषा और मुख्य विचार के संकेत देते हैं, जिससे पाठक आगे की कहानी को आसानी से समझ पाता है। समझ में आ गया? तो ये सारे संकेत हमें पहले से ही मिल रहे थे, जब हम कहानी पढ़ रहे थे ना, शुरू में ही ये सारी चीजें आ चुकी थी। तो हमें ये लग चुका था, अनुमान लग चुका था कि आगे क्या होने वाला है। ठीक है, ये भाव है इसका। अब विषयों से संवाद। अब हम क्या क्या देखने वाले हैं? विषयों का संवाद, कहानी का समय और समाज, ये सारी चीजें। दो बैलों की कथा कहानी जिस समय लिखी गई थी उस समय भारत पर अंग्रेजों का दमनकारी शासन चल रहा था। उस समय भारतवासी भी अपने अपने ढंग से इस अंग्रेजी शासन का विरोध कर रहे थे। इस कार्य में लेखक भी किसी से पीछे नहीं थे। वे अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों को स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने हेतु प्रेरित कर रहे थे। ठीक है, अब इसको समझते हैं, इसका मतलब क्या है। और इस कहानी में कुछ वाक्य चुनकर दिए गए हैं, इन वाक्यों का मिलान स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए उपयुक्त वाक्यों के साथ कीजिए। ठीक है, अब कुछ कहानी, जैसे कहानी में कुछ ऐसे वाक्य आए हैं जिनका हमें स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ा हुआ ऐसे मिलान करना है। ठीक है, तो किसका किससे मिलान है। ठीक है, तो कहानी का समय और समाज स्वतंत्रता आंदोलन के संबंध में, तो दो बैलों की कहानी उस समय लिखी गई थी जब भारत में इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट चल रहा था। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष चल रहा था, उस वक्त की कहानी है। तो पहला क्या है? पहले का कि जोर तो मारता ही जाऊंगा चाहे कितने भी बंधन पड़ जाए, ऐसा वाक्य आया था कहानी में। तो इसका मिलान करेंगे किससे? छठवें से। ये छठवां है, ये जो 6 नंबर है पहले का 6 से जाएगा। स्वतंत्रता सेनानी बार बार जेल गए, फांसी पर चढ़े पर संघर्ष छोड़ने को तैयार नहीं हुए, पहले का 6 हो जाएगा। ठीक है, ये जुड़ेगा। दूसरा है, मर जाऊंगा पर उसके काम तो ना आऊंगा। क्या लिखा है? मर जाऊंगा पर उसके काम तो ना आऊंगा। ठीक, तो इसका पांचवा होगा ये। इससे मिलान करेंगे पांचवा। स्वतंत्रता के लिए प्राण देना स्वीकार था पर अंग्रेजों की सेवा में लगना अस्वीकार था। ठीक है, तीसरा क्या है कि हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता है। ठीक है, तो इसका चौथा से होगा, हमारी जान को कोई जान नहीं समझता, तो ये चौथे से मिलेगा, इससे मिलेगा। दासता के काल में भारतीयों के प्राण, सम्मान और अधिकारों की कोई महत्ता न थी। ठीक है, इससे मिल जाएगा। चौथा किससे होगा? दोनों मित्रों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। ठीक है, तो इसका दोनों मित्रों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था, तो इसका दूसरे से जुड़ जाएगा। भारतीय जनता के मन में ब्रिटिश शासन के प्रति विद्रोह धीरे धीरे गहराता गया। भारतीय जनता के मन में ब्रिटिश शासन के प्रति विद्रोह धीरे धीरे गहराता गया। ठीक है, ये हो जाएगा चौथा। पांचवा, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई। ठीक है, तो इसका पहले से हो जाएगा। क्या है कि इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। ठीक है, तो इसका पहले से हो जाएगा। भगत सिंह और चंद्र भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों ने बलिदान दिया, जिससे लाखों भारतीयों में आजादी की प्रेरणा जगी। ठीक है, छठवां क्या होगा? ताण पूरा हाथी है पर दोनों मित्र जान हथेली पर लेकर लपके। तो इसका तीसरे से मिलान हो जाएगा छठे का कि हाथ, ताण पूरा हाथी है पर दोनों मित्र जान हथेली पर लेकर लपके। तो तीसरे में क्या है कि ब्रिटिश साम्राज्य बहुत शक्तिशाली था, फिर भी स्वतंत्रता सेनानियों ने साहसपूर्वक उसका सामना किया। तो समझ में आ गया किसका कैसे मिलान है। पहले का छठे से है, दूसरे का पांचवें से है, तीसरे का चौथे से है, और चौथे का दूसरे से है, और पांचवे का पहले से है, और छठवे का तीसरे से है। समझ में आया? तो ये आप मिलान कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, और मैंने आंसर भी दिया हुआ है पीडीएफ में, पीडीएफ तो मिल ही जाएगा आपको, आपके काम में आएगा। तो मिलान जरूर कर लीजिएगा। तो आसान भाषा में प्रेमचंद ने बैलों के संघर्ष के माध्यम से भारतीयों के संघर्ष को दिखाया। बैलों का बंधन अंग्रेजों की गुलामी है, बैलों का विद्रोह स्वतंत्रता आंदोलन है, घर लौटना आजादी और अपनापन है, और अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ना ब्रिटिश शासन का विरोध करने जैसा है। ठीक है, ये है संकेत। तो दो बैलों की कथा केवल बैलों की कहानी नहीं है बल्कि भारत की स्वतंत्रता संघर्ष की भावना का प्रतीक भी है। अब क्या पढ़ना है हमें? ये हो गया, सारी चीजें ये हमने देख लिया पूरा, और आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, मिलान कर लीजिएगा। अब ये पशुओं के लिए कानून, अब हम इसको देखेंगे थोड़ा। आपकी इमेजिनेशन पावर कितनी ज़बरदस्त है वही देखी जाएगी।
ठीक है, तो पशुओं के लिए कानून, नीचे दिए गए संवाद पढ़िए और प्रश्न के उत्तर दीजिए। मैं तो समझता हूँ चुरा लिए आते हो, चुपके से ले जाओ, मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे, किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है? जाकर थाने में रपट कर दूंगा, मेरे बैल हैं, इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि बैलों का कांजी हाउस में बंद होना न्याय और अन्याय दोनों को दर्शाता है। कैसे? देखिए, बैलों का कांजी हाउस में बंद होना एक ओर कानून और व्यवस्था को दिखाता है, लेकिन दूसरी ओर अन्याय को भी प्रकट करता है। न्याय का पक्ष क्या है? यदि कोई पशु जो है खेतों में नुकसान करता था या इधर उधर भटकता था, तो उन्हें पकड़कर कांजी हाउस में रखना उस समय की व्यवस्था का हिस्सा था। तो इससे लोगों की फसल और संपत्ति की रक्षा होती थी। ठीक। अन्याय का पक्ष क्या है? अन्याय पक्ष में क्या होगा? लेकिन कहानी में बैलों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया, उन्हें भूखा रखा गया, मारपीट की गई और उनके भावनाओं का ध्यान नहीं रखा गया। ठीक। तो वे अपराधी नहीं थे, बल्कि अत्याचार और दुख के कारण भागे थे, फिर भी उन्हें कैद करके कष्ट दिया गया। समझ में आ गया? तो ये न्याय का पक्ष है, ये अन्याय का पक्ष है। उदाहरण के लिए, जैसे किसी निर्दोष व्यक्ति को बिना उसकी मजबूरी समझे सजा देना अन्याय कहलाता है, वैसे ही बैलों के साथ हुआ। लेखक क्या समझाना चाहते हैं? प्रेमचंद यह बताना चाहते हैं कि कानून केवल दंड के लिए नहीं होना चाहिए, उसमें दया, न्याय, संवेदनशीलता भी होनी चाहिए। जानवर भी दर्द, भूख और प्रेम महसूस करते हैं, इसलिए उनके साथ मानवीय व्यवहार होना जरूरी है। ठीक है। तो निष्कर्ष रूप में कांजी हाउस और कानून उनका प्रतीक था। तो कांजी हाउस व्यवस्था और कानून का प्रतीक था, लेकिन बैलों के साथ किया गया कठोर व्यवहार अन्याय को दर्शाता है। इसलिए कहानी में हमें न्याय के साथ करुणा रखने की सीख देती है। ठीक है। तो ये समझ में आ गया, बैलों के कांजी हाउस में बंद होना न्याय और अन्याय दोनों को दर्शाता है। तो न्याय कौन है दर्शाना, और अन्याय कौन है दर्शाना? न्याय तो ये है कि किसानों के खेत चल रहे थे तो कांजी हाउस में रख दिया, लेकिन कांजी हाउस में रखा तो उनको खाना पानी नहीं दिया, ये अन्याय है। दूसरा, यदि आपको अवसर मिले तो आप बैलों की ओर से कौन से कानूनी अधिकार मांगेंगे? यदि आपको अवसर मिले तो आप बैलों की ओर से कौन से कानूनी अधिकार मांगेंगे? तो यदि मुझे अवसर मिले तो मैं बैलों और अन्य कानूनों, जैसे ये आप पे छोड़ा गया कि यदि आपको अवसर मिले तो आप बैलों के लिए कौन कौन से कानून के अधिकार मांगेंगे। ठीक है, कोई कमेंट करेगा ढंग से कि अपना विचार भी बताइएगा, मैंने तो लिख दिया आपको आसान करने के लिए, लेकिन अपने विचार भी बताइएगा कि क्या मांगेंगे। यदि मुझे अवसर मिले तो मैं बैलों और अन्य पशुओं के लिए कानूनी अधिकार मांगूंगा। पहला, अच्छा भोजन और पानी पाने का अधिकार। हर पशु को पर्याप्त चारा और साफ पानी मिलना चाहिए। उदाहरण के लिए हीरा मोती को सूखा भूसा देकर भूखा रखा गया, जो गलत था। दूसरा, मारपीट और क्रूरता से सुरक्षा मिलेगी। किसी भी पशु को बिना कारण मारना या अत्याचार करना अपराध होना चाहिए। ठीक, उदाहरण के लिए गया द्वारा बैलों को डंडे से मारना अमानवीय था। तीसरा, आराम और उपचार का अधिकार। बीमार या घायल पशु का इलाज होना चाहिए और उन्हें आराम मिलना चाहिए। चौथा, स्वतंत्र और सुरक्षित जीवन का अधिकार। पशुओं को बहुत तंग जगहों में बंद नहीं रखना चाहिए और उनके साथ मानवीय व्यवहार होना चाहिए। पांचवा, प्यार और देखभाल पाने का अधिकार। पशु भी भावनाएं रखते हैं, इसलिए उनके साथ प्रेम और संवेदनशीलता से व्यवहार होना चाहिए। उदाहरण के लिए झूरी और छोटी लड़की का व्यवहार बैलों के प्रति दयालु था। छठा, अत्यधिक काम से सुरक्षा, यानी पशुओं से उनकी दक्षता से अधिक काम नहीं करवाना चाहिए। ठीक, तो निष्कर्ष के रूप में, पशु भी जीवित प्राणी है, उन्हें भी दर्द, भूख, डर और प्रेम महसूस होता है, इसलिए उनके अधिकारों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। ये सब चीज़ें आप लिखेंगे, जब आंसर आएगा तो आप इसको बहुत ही अच्छे से मेंशन करेंगे अपने, जब एग्जाम आएगा तो लिखेंगे इसको। तीसरा, मान लीजिए कि हीरा मोती अपने साथ हुए अन्याय की शिकायत करना चाहते हैं। उनकी ओर से उनकी शिकायत थानाध्यक्ष को करते हुए एक पत्र लिखिए। संकेत क्या है कि थानाध्यक्ष महोदय, हमारा नाम है, हमारे साथ अन्याय हुआ। आपको एक पत्र लिखना है, लेटर लिखना है थानाध्यक्ष को। ठीक है, मान लीजिए हीरा मोती के अपने साथ हुए अन्याय की शिकायत करना चाहते हैं, तो उनकी ओर से, हीरा मोती की ओर से उनकी शिकायत जो है थानाध्यक्ष को लिखी, एक पत्र लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? ये लिखा हुआ है, लिखेंगे कि सेवा में थानाध्यक्ष महोदय, स्थानीय थाना, विषय क्या है, हमारे स्थानीय थाना, जो भी आपका थाना होगा उसका नाम लिख लीजिएगा ऐसे। मतलब आपको थाने का नाम मत मेंशन करिएगा, क्योंकि बैलों की तरफ से आपको शिकायत नहीं करना है। अगर आपको अपना कोई शिकायत करना है तब स्थानीय थाने का नाम लिख दीजिएगा, जिस भी स्थानीय जगह पे रहते होंगे। ठीक है, विषय क्या होगा? हमारे साथ हुए अत्याचार के संबंध में शिकायत पर। महोदय, इस सविनय निवेदन है कि हमारा नाम हीरामती है, हम दो बैल हैं, हमारे साथ बहुत अन्याय और अत्याचार किया गया है। हमें हमारे मालिक झूरी से अलग करके दूसरे घर भेज दिया गया, जहाँ हमारे साथ कठोर व्यवहार किया गया। हमें डंडों से मारा गया, सूखा भूसा दिया गया और भूखा रखा गया। हमसे बहुत अधिक काम कराया गया तथा मोटी रस्सियों से बांध कर रखा गया। जब हमने अत्याचार का विरोध किया तब हमें पकड़कर कांजी हाउस में बंद कर दिया गया। वहाँ भी हमें पर्याप्त भोजन और पानी नहीं दिया गया।
इससे हम बहुत कठोर और बहुत कमजोर और दुखी हो गए। महोदय, हम भी जीवित प्राणी हैं, हमें भी दर्द, भूख और अपमान महसूस होता है। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि हमारे साथ न्याय किया जाए और पशुओं पर अत्याचार करने वाले के विरुद्ध उचित कार्यवाही किया जाए। धन्यवाद। भाई अदीब, हीरा और मोती, पीड़ित बैल। समझ में? ऐसे ये केवल और केवल हीरा मोती बैल की तरफ से नहीं लिखना है। अगर आपको भी कोई दिक्कत है तो ये हीरा मोती बैल का नाम हटा के अपना नाम लिख दीजिए, अपने स्थानीय थाने का नाम लिख दीजिए, और फिर इस तरीके से आप पूरा फ्रेम करके एक पत्र लिखिए। समझ में आया? तो ये भी हो गया, तीसरा भी। अब हमारी धरोहर, हमारी संस्कृति। अब हम क्या देखेंगे? हमारी धरोहर, हमारी संस्कृति, थोड़ा इसमें भी देख लेते हैं। तो पहला क्या है? वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ें? कहानी के अनुसार हीरा और मोती सदैव ध्यान रखते हैं कि कौन से कार्य करने योग्य हैं और कौन से नहीं। वे कौन कौन से कार्य कभी नहीं करते थे, ये बताना है। तो देखिए, कहानी दो बैलों की कथा के अनुसार हीरा और मोती हमेशा सही और नैतिक काम करने का प्रयास करते थे। वे अपने धर्म यानी अच्छे आचरण और मानवता को नहीं छोड़ते थे। वे कौन कौन सा कार्य करते थे? वे एक दूसरे की सहायता करते थे, वो मेहनत और ईमानदारी से काम करते थे, वे मुसीबत में भी दोस्ती निभाते थे, अन्याय का विरोध करते थे, और दूसरे जानवरों की जान बचाने के लिए कांजी हाउस की दीवार तोड़ने का प्रयास करते थे। ठीक। वे कौन से कार्य कभी नहीं करते थे? वो गिरे हुए शत्रुओं पर हमला नहीं करते थे। जब साड़ घायल होकर गिर पड़ा था, तब हीरा ने क्या बोला था? हीरा ने कहा कि गिरे हुए बैरी पर सिंह नहीं चलाना चाहिए। ठीक। दूसरा, बेवजह हिंसा नहीं करते थे। मोती कई बार गुस्से में आता था, लेकिन हीरा उसे समझाता था कि बिना कारण किसी को नुकसान पहुंचाना गलत है। ठीक है। तीसरा, दोस्त को संकट में छोड़कर नहीं भागते थे। जब हीरा बंधन में था, तब मोती उसे छोड़कर नहीं भागा था। याद है कांजी हाउस वाला कहानी? चौथा, किसी निर्दोष को नुकसान नहीं पहुंचाते थे। वे छोटी लड़की की मदद और दया को समझते थे, इसलिए उसके लिए मुसीबत नहीं चाहते थे। ठीक। उदाहरण, जैसे कि अच्छा इंसान दूसरों की मदद करता है, धोखा नहीं देता है, और कमजोर व्यक्ति पर अत्याचार नहीं करता है, वैसे ही हीरा मोती भी अच्छे गुणों का पालन करते थे। तो ये सब करते थे। तो बच्चों, जो भी आपने अगर कहानी मिस किया है तो पहला चैप्टर देखिए, क्योंकि ये पहले चैप्टर का प्रैक्टिस है। पहले चैप्टर का जो प्रैक्टिस वाला भाग है हम वो कर रहे हैं। हमने ये कहानी पढ़ी है, अगर जिन्होंने नहीं पढ़ी है वो पहला चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है। तो निष्कर्ष क्या है कि हीरा मोती प्रेम, मित्रता, दया, वफादारी और नैतिकता के प्रतीक थे, और वे हमेशा अच्छा कार्य करते थे और अन्याय, क्रूरता और स्वार्थपूर्ण कार्यों से दूर रहते थे। लालच से दूर रहते थे, हमेशा लालची नहीं थे। दूसरा, गिरे हुए बैरी पर सिंह नहीं न चलाना चाहिए, लेकिन औरत जात पर सिंह चलाना मना है। यह भूले जाते हो? हीरा के ये कथन किन भारतीय मूल्यों की ओर संकेत करता है? कि इस भारत की कुछ वैल्यूज है, तो किन वैल्यूज को ये डिनोट कर रहा है, उनके बारे में पूछा जा रहा है। तो हीरा की यह कथन की भारतीय संस्कृति और नैतिक मूल्यों की ओर संकेत करते हैं। इनसे दया, मर्यादा, अहिंसा और स्त्री सम्मान जैसा उच्च आदर्श प्रकट होते हैं। पहला, दया और क्षमा का मूल्य। जब हीरा कहता है कि गिरे हुए बैरी पर सिंह नहीं चलाना चाहिए, तो वह यह बताता है कि कमजोर या हार चुके व्यक्ति पर अत्याचार करना गलत है। सच्चा वीर वही है जो जीतने के बाद भी दया रखे। उदाहरण के लिए, भारतीय संस्कृति में शत्रु पर विजय के बाद भी क्षमा और करुणा को महत्व दिया गया है। दूसरा, अहिंसा का मूल्य। हीरा बेवजह हिंसा नहीं करना चाहता, और यह भारतीय परंपरा के अहिंसा के सिद्धांत को दर्शाता है। एक उदाहरण के लिए, महात्मा गांधी ने भी जो है अहिंसा और सत्य का मार्ग अपनाया था, तो उन्हीं मूल्यों को दिखा रहा है। तीसरा, स्त्री सम्मान का मूल्य। जब हीरा कहता है कि औरत जात पर सिंह चलाना मना है, तो वह क्या है? महिलाओं के प्रति सम्मान और मर्यादा की भावना दिखाता है, और यह भारतीय संस्कृति के उच्च आदर्शों को दर्शाता है, जहां नारी का सम्मान महत्वपूर्ण माना गया। ठीक है। चौथा, धर्म और नैतिकता। हीरा बार बार धर्म की बात करता है। यह धर्म का अर्थ केवल पूजा नहीं है, बल्कि सही आचरण, नैतिकता और मानवता है। ठीक है। निष्कर्ष रूप में, हीरा के कथन भारतीय संस्कृति के दया, अहिंसा, क्षमा, स्त्री सम्मान और नैतिकता जैसे महान मूल्यों की ओर संकेत करते हैं। तो इससे पता चलता है कि प्रेमचंद जी ने बैलों के माध्यम से भारतीय आदर्शों को प्रस्तुत किया। ठीक है। तो बैल नहीं थे, वो भारतीयों के जो वैल्यूज थे उनको प्रकट कर रहे थे वो बैलों के माध्यम से। ठीक। तीसरा, दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता। खेतों में जुताई के लिए बैल और हल कृषि के पारंपरिक उपकरण है। कृषि के अन्य पारंपरिक और आधुनिक उपकरणों तथा उनके उपयोग के विषय में पता लगाइए और लिखिए। तो खेती होती है, तो खेती के कुछ ट्रेडिशनल टूल्स हैं और कुछ मॉडर्न टूल्स हैं। ठीक है, मशीन्स, तो उनके बारे में पूछ रहा है। तो कृषि के पारंपरिक और आधुनिक आधुनिक उपकरण। पारंपरिक उपकरण कौन है? वे उपकरण जिनका उपयोग पुराने समय में खेती में किया जाता रहा है।
तो इनमें अधिकतर पशुओं और मानव श्रम का उपयोग होता था, यानी मैन पावर लगती थी और जानवर लगाए जाते थे, पशु लगाए जाते थे, पारंपरिक कृषि कारण। तो उपकरण कौन थे? हल थे। हल क्या करते थे? खेती की जुताई करने के लिए, खेत की जुताई करने के लिए जरूरी थे। बैल थे, हल और गाड़ी खींचने के लिए। कुदाल होता था, मिट्टी खोदने के लिए। दरांती होती है, फसल काटने के लिए। बैलगाड़ी होते हैं, अनाज और सामान ढोने के लिए। और फावड़ा होता है, मिट्टी उठाने और समतल करने के लिए। ठीक। तो दो बैलों की कथा हीरा और मोती हल में जोते जाते थे। दो बैलों की कथा में हीरा और मोती हल में जोते जाते थे। ठीक। आधुनिक उपकरण कौन से हैं कि आज खेती में मशीनों और तकनीकों का उपयोग करते हैं। इस समय जो है इस इससे समय और मेहनत दोनों बच जाते थे। जैसे आधुनिक उपकरण में कौन है? ट्रैक्टर, जुताई और भारी काम के लिए थ्रेशर, अनाज अलग करने के लिए हार्वेस्टर यूज होता है, फसल काटने के लिए सीड ड्रिल मशीन यूज होता है, बीज बोने के लिए स्प्रे मशीन आते हैं, दवा छिड़कने के लिए, पानी की मोटर पंप सिंचाई के लिए। ठीक। ये आधुनिक है। पारंपरिक और आधुनिक उपकरणों में अंतर क्या है? पारंपरिक में पशुओं पर निर्भर रहना पड़ता है, अधिक समय लगता है, मेहनत ज्यादा होती है, उत्पादन कम होता है। आधुनिक में क्या है? मशीनों पर निर्भरता है, कम समय लगता है, मेहनत कम लगती है, उत्पादन अधिक होता है, प्रोडक्शन अधिक होता है। ठीक है। तो पहले किसान बैलों से हल चलाते थे, लेकिन आज ट्रैक्टर कुछ घंटों में ही सारे काम कर लेता है। समझ में आया? ये पारंपरिक हो गया, ये आधुनिक हो गया। तो कृषि में पारंपरिक उपकरण हमारी संस्कृति और पुराने ज्ञान का हिस्सा है, जबकि आधुनिक उपकरण खेती को तेज, आसान और आधुनिक उत्पाद अधिक उत्पादन वाला बनाते हैं। ये आपको लिखना है, तैयार रहिएगा। ये सब तुलनाएं आएंगी, लिख सकते हैं आराम से। हाँ, ऑप्शन। भारत में बैल केवल पशु नहीं बल्कि कृषि संस्कृति का अभिन्न अंग है। लिखिए कि भारतीय गांवों एवं शहरों में भी बैल किस किस काम में सहायक है। अब इसको लिखना है। ठीक है। तो देखिए, भारत में बैल केवल पशु नहीं है बल्कि कृषि एवं ग्रामीण जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। और वे गांव और कुछ स्थानों पर शहरों में भी अनेक कार्यों में सहायक है। जैसे गांव में बैल का उपयोग क्या है? खेती की जुताई के लिए, खेत की जुताई के लिए। बैल हल खींचकर खेतों को जोतने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए पहले किसान जो है बैलों से ही खेती करते थे। दूसरा, बैलगाड़ी चलाने में, अनाज, लकड़ी, चारा और अन्य सामान ढोने के लिए बैलगाड़ी में बैलों का उपयोग किया जाता है। सिंचाई कार्य में पुराने समय में बैलों की मदद से कुछ कुएं से पानी निकाला जाता था। अनाज मड़ाई में फसल से दाने अलग करने के लिए बैलों को गोल गोल चलाया जाता था। ग्रामीण मेलों और परंपराओं में कई गांवों में बैल जो है ग्रामीण संस्कृति और त्योहारों का हिस्सा होते थे। अब शहरों में बैलों का क्या उपयोग होता है? सामान ढोने में। कुछ छोटे शहर और कस्बों में बैलगाड़ी से सामान पहुंचाया जाता है। धार्मिक और सांस्कृतिक कार्य में कई स्थानों पर बैल धार्मिक यात्राओं, मेलों और पारंपरिक आयोजनों में उपयोग किए जाते हैं। जैविक खेती और गौशालाओं में आज भी कई लोग क्या है, प्राकृतिक खेती में बैलों का उपयोग करते हैं। उदाहरण क्या है कि जैसे ट्रैक्टर खेती में मशीन की तरह काम करता है, वैसे पहले बैल किसान के सबसे बड़े सहायक होते थे। ठीक है। निष्कर्ष रूप में बैल भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है। वह खेती, परिवहन, सिंचाई, ग्रामीण जीवन के अनेक कार्यों में सहायक होते हैं तथा भारतीय परंपरा और संस्कृति से गहराई से जुड़े हुए हैं। समझ में आ गया? अब हमें क्या करना है? अब हमने ये सारी चीजें देख ली, ये भी देख लिया। अब हमें अलग अलग और साथ साथ ये सारी चीजें देखना है। एक एक करके देखते हैं। ये दो चार बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज्यादा सहनशील था। पहला क्या है? कहानी के आधार पर हीरा और मोती की विशेषताएं लिखिए। संकेत क्या है? धैर्यवान, गुस्सैल, मेहनती, शांत, सहनशील और एक्सेट्रा। ये सब इसके बारे में लिखते हैं, पढ़ते हैं अभी। तो हीरा और मोती की विशेषता है। दो बैलों की कथा की कहानी में हीरा और मोती दोनों बैलों के अलग अलग स्वभाव थे। तो हीरा की विशेषता क्या था? शांत स्वभाव का है, सहनशील है, धैर्यवान है, समझदार है, सोच समझ कर काम करने वाला है, दयालु और क्षमाशील है, मित्र का ध्यान रखने वाला है और मेहनती है। मोती की विशेषता क्या है कि गुस्सैल स्वभाव वाला है, जल्दी क्रोधित होने वाला है, साहसी और विद्रोही है, स्वाभिमानी है, तुरंत प्रतिक्रिया देने वाला है, अन्याय के खिलाफ लड़ने वाला है, मित्र के लिए जान जोखिम में डालने वाला है और मेहनती है। ठीक। तो आसान भाषा में समझते हैं सारी चीजें। हीरा जो है बहुत शांत और समझदार है। वह हर काम धैर्य और सहनशीलता से करता था और बेवजह लड़ाई नहीं करता था। उदाहरण के लिए जब मोती गुस्से में आ जाता था तब हीरा उसे समझाता था। मोती मोती साहसी और स्वाभिमानी था, वह अन्याय सहन नहीं कर पाता था, तुरंत विरोध करता था। उदाहरण के लिए जब गया ने हीरा हीरा को मारा तब मोती को बहुत गुस्सा है। निष्कर्ष, हीरा और मोती दोनों के स्वभाव अलग थे,
लेकिन दोनों में मित्रता, वफादारी, मेहनत और प्रेम की भावना समान थी। दूसरा क्वेश्चन, हीरा और मोती की विशेषताएं कुछ समान और कुछ कुछ अलग है, किंतु उनकी भिन्न विशेषताएं एक दूसरे को पूरा करती हैं। कैसे? हीरा और मोती कई विशेषताओं में समान थे, जैसे दोनों मेहनती थे, अपने मालिक के प्रति वफादार थे और एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। लेकिन उनके स्वभाव में कुछ अंतर भी था। हीरा शांत, धैर्यवान और सहनशील था। मोती गुस्सैल, साहसी और जल्दी विरोध करने वाला था। तो इन अलग अलग गुणों के कारण एक दूसरे को पूरा करते थे। कैसे? देखिए, जब मोती गुस्से में आकर जल्दीबाजी करता था, तब हीरा उसे समझाता और शांत करता। जब हीरा ज्यादा सहन करता था, तब मोती अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता। तो संकट के समय दोनों मिलकर समझदारी और साहस से काम करते थे। ठीक है, ऐसे एक दूसरे को पूरा करते थे। उदाहरण के लिए, सांड से लड़ाई के समय मोती ने साहस दिखाया और हीरा ने समझदारी से योजना बनाई। तो इस तरह जो है कांजी हाउस में भी दोनों ने मिलकर दीवार तोड़ी और दूसरे जानवरों की जान बचाई। ठीक है, तो निष्कर्ष रूप में इसलिए कह सकते हैं कि हीरा की शांति और समझदारी तथा मोती के साहस और स्वाभिमान ने मिलकर उनकी मित्रता को मजबूत बनाया और उनकी अलग अलग विशेषताएं एक दूसरे की कमजोरी को पूरा करती थी। ठीक, समझ में आ गया कि कैसे एक दूसरे को पूरा कर रही हैं। विशेषताएं अलग है, समान भी हैं, कुछ कुछ समान है, कुछ अलग है, लेकिन जो असमान है वो एक दूसरे को कैसे पूरा करती है। तीसरा, आपकी कक्षा में कुछ कुछ समान और कुछ कुछ भिन्न विशेषताओं वाले सहपाठी होंगे। ठीक है, सबकी आवश्यकताएं भी थोड़ी समान और थोड़ी भिन्न है। बताइए कि आप भिन्न विशेषताओं वाले सहपाठी से अपने लिए कैसा व्यवहार चाहते हैं। उनसे पता कीजिए कि आपसे अपने लिए कैसा व्यवहार चाहते हैं। संकेत क्या है, क्या क्या करें और क्या क्या न करें, कैसे पढ़ाई पढ़ाई खेल आदि में एक दूसरे की सहायता करें और साथ दें। ये बहुत ही प्रैक्टिकल है, आपके लेवल पे है। आप स्कूल में कैसे व्यवहार करते हैं उससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन मैं बता देता हूँ अपने एक्सपीरियंस से भी, क्योंकि मैं भी तो स्कूल में रहा ही हूँ। तो मेरी कक्षा में भी अलग अलग स्वभाव और विशेषता वाले सहपाठी हैं। तो कुछ पढ़ाई में अच्छे हैं, कुछ खेल में, कुछ चित्रकला या भाषण में कुछ अलग। तो हम सबकी आवश्यकताएं और रुचियां अलग अलग होती है, जिससे हम एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए? एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। पढ़ाई में कमजोर साथियों को समझाना चाहिए। खेल में टीम भावना के से साथ देना चाहिए। सभी की बात ध्यान से सुननी चाहिए। ज़रूरत पड़ने पर मित्रों का हौसला बढ़ाना चाहिए। किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ठीक, और क्या नहीं करना चाहिए? झगड़ा और भेदभाव नहीं करना चाहिए। किसी की कमजोरी पर हंसना नहीं चाहिए और ईर्ष्या और अपमानजनक व्यवहार नहीं करना चाहिए। ठीक है, उदाहरण के लिए, यदि कोई सहपाठी गणित में कमजोर है तो दूसरा उसमें अच्छा है, तो उसे समझाकर मदद करनी चाहिए। इसी तरह खेल में अच्छा खिलाड़ी दूसरों को सिखाकर टीम को मजबूत बना सकती है। ऐसे, तो निष्कर्ष रूप में क्या बोलेंगे कंक्लूजन में, कि अलग अलग गुण होने के बावजूद यदि हम प्रेम, सहयोग और सम्मान से रहें तो कक्षा का वातावरण अच्छा बनता है और सभी को आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। ठीक, चौथी बात, दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मुंह भाषा में विचार विनिमय करते थे। ये हीरा मोती की बात हो रही है। कहानी में अनेक स्थानों पर मुख भाषा का उल्लेख किया गया है। आपके विचार से हीरा और मोती किस प्रकार आपस में बात किया करते होंगे? अनुमान और कल्पना से बताइए। आपको कल्पना अनुमान लगाना है, और आपने जब कहानी पढ़ी होगी तो आपको कल्पना और अनुमान पता चल जाएगा। ठीक, तो मेरे विचार से हीरा और मोती बिना बोले भी एक दूसरे की भावना समझ लेते थे। वे आंखों, हाव भाव, गर्दन हिलाते थे, सींग मिलाने का काम करते थे और आवाजों के माध्यम से मन की बात कहते होंगे। ठीक है, उनकी मित्रता इतनी गहरी थी कि उन्हें शब्द की जरूरत नहीं पड़ती थी। वे किस बार प्रकार बात करते होंगे? खुश होने पर एक दूसरे को चाटते होंगे। दुखी होने पर पास बैठकर सहारा देते होंगे। खतरे के समय जो है संकेत देकर सावधान करते होंगे। काम करते समय इशारों से समझते होंगे कि किससे कितना बोझ उठाना है। उदाहरण के लिए, जब नया मालिक उन्हें मारता था तब दोनों एक दूसरे को देखकर जैसे कर रहे हो, जैसे हिम्मत रखो, एक साथ हम साथ हैं, ऐसा। जब नया मालिक उन्हें मारता हो, जैसे गया उन्हें पीटता हो, तो दोनों एक दूसरे को देखकर जैसे कह रहे हो कि हिम्मत रखो, हम साथ हैं। तो इस तरह जब उन्हें कांजी हाउस से भागने की योजना बनाई, तब वे इशारों और हाव भाव से ही सलाह कर रहे होंगे। ये उदाहरण है। तो कल्पना के आधार पर एक छोटा सा संवाद देखिए। मोती, हीरा, अब यह अन्याय जो है सहा नहीं जाता। हीरा, धैर्य रखो मित्र, सही समय आने पर हम निकल जाएंगे। मोती, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। हीरा, और मैं भी हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ये ये कहानी में आया हुआ है, तो वही हमने लिखा है। निष्कर्ष, हीरा और मोती की मूक भाषा सच्ची मित्रता, प्रेम और समझदारी का प्रतीक थी। यह बताती है कि गहरा अपनापन शब्दों के बिना भी समझा जा सकता है। ठीक है, तो एक एक करके हम देख लेंगे। पांचवा, आप भी अनेक अवसरों पर बिना शब्दों का उच्चारण किए संवाद करते हैं। कब कब, कहाँ कहाँ, कुछ उदाहरण लिखिए। ये आपके बारे में है ना बच्चों, आपके बारे में है।
ठीक है, तो मैंने क्या लिख दिया है, आपको पता चल जाएगा, अपने लेवल पे भी कुछ लिखिएगा, लेकिन मैं एक खाका तैयार किया है कि कैसे लिख रहा है, एक ड्राफ्ट है ये। तो मैंने लिखा कि हाँ, हम अपने दैनिक जीवन में कई बार बिना शब्दों के संवाद करते हैं। इसे मुख भाषा या हाव भाव की भाषा कहते हैं। इशारों में बात करते हैं ना, आंखों से कहते चलो चलो, बोले बिना ऐसे करते हैं, तो वो क्या है, मुख भाषा है, हाव भाव से बात कर रहे हैं। तो हम कब कब बिना बोले संवाद करते हैं, जैसे मुस्कुरा कर, किसी को देखकर मुस्कुरा कर खुशी, अपनापन या स्वागत को दिखाता है। उदाहरण के लिए दोस्त को देखकर मुस्कुराना। दूसरा, सिर हिलाकर, यानी सिर हिलाना मतलब हाँ, सिर झटकना मतलब नहीं। ऐसे ऐसे करते हैं, फिर ऐसे ऐसे भी करते हैं, तो क्या मुख भाषा है। कक्षा में शिक्षक के प्रश्न का उत्तर इशारे से देना। तीसरा, आंखों से, आंखों के इशारों से, आंखों से गुस्सा, प्यार, दुख या चेतावनी व्यक्त की जाती है। ठीक है, उदाहरण, माता पिता का केवल देखकर समझा देना कि शरारत मत करो। ताली बजाकर या हाथ उठाकर, प्रशंसा या अभिवादन प्रकट करना। उदाहरण, अच्छे प्रदर्शन पर ताली बजाना। पांचवा, खेल के मैदान में, खिलाड़ी कई बार इशारे से ही अपनी योजना बताते हैं। खिलाड़ी क्रिकेट में फील्डर का हाथ से संकेत देना। थर्ड अंपायर होता है ना, ऐसे ऐसे करता रहता है, ऐसे हाथ उठाता है, तो वाइड बॉल, नेक्स्ट बॉल, इशारे से करता है सारी चीजें। ठीक है, तो खेल के मैदान में, तो क्रिकेट में फील्डर का हाथ से संकेत देना या अंपायर का हाथ से संकेत देना। छठा, दुख या सहानुभूति व्यक्त करना। कभी कभी किसी दुखी व्यक्ति के कंधे पर हाथ रखना भी, हाथ रखना ही बहुत कुछ कह देता है कि हाथ रख देना किसी दुखी व्यक्ति के कंधे पर, कोई बात नहीं भाई, मैं तुम्हारे साथ हूं। बोला नहीं, बस कंधे पे हाथ रख दिया और दोबारा ऐसे ऐसे किया, कोई बात नहीं। ठीक, मुंह भाषा। तो निष्कर्ष रूप में कहेंगे कि बिना शब्दों के किया गया संवाद भी बहुत प्रभावशाली होता है। चेहरे के भाव, आंखें, हाथों के संकेत और व्यवहार कई बार शब्दों से ज्यादा भावनाएं व्यक्त कर देते हैं। ठीक है, अब क्या है, अब हम लिखेंगे, अब हम करने वाले हैं मार्ग। मार्ग खोजेंगे कैसे। ठीक है, अब इसके बारे में कैसे करते हैं। सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता न था, नए नए गांव मिलने लगे। तो ये पहला क्वेश्चन क्या है कि हीरा मोती अपने घर के मार्ग से भटक गए थे क्या, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है, आपसे पूछा जाए कि आप रास्ता भूल गए या भटक गए, तब आपने अपने मार्ग का पता कैसे लगाया था। ठीक है, ये आपकी क्रिएटिविटी चेक कर रहा है कि आप मार्ग भूल गए तो कैसे किया था। तो मैंने जवाब दिया कि हाँ, कई बार ऐसा होता है कि हम किसी नए स्थान पर रास्ता भूल जाते हैं। मेरे साथ भी एक बार ऐसा हुआ था, जब मैं एक मेले में अपने परिवार से अलग होकर रास्ता भटक गया था। पहले मैं घबरा गया, लेकिन फिर मैं शांत होकर आसपास के लोगों से रास्ता पूछा। मैंने वहां लगे संकेत बोर्ड देखे और अपने परिवार को फोन किया। कुछ समय बाद मुझे सही रास्ता मिल गया। उदाहरण के लिए, जैसे हीरा और मोती नए नए गाँव देखकर उलझन में पड़ गए थे, वैसे ही इंसान भी अनजान जगह पर भटक सकता है, लेकिन धैर्य, समझदारी और दूसरों की मदद से सही मार्ग मिल जाता है। तो यदि रास्ता भूल जाए तो क्या करना चाहिए। पहला, तो घबराना नहीं चाहिए, शांत रहकर आसपास की जानकारी देखनी चाहिए। दूसरा, भरोसेमंद लोगों से मदद लेनी चाहिए। तीसरा, दिशा संकेत या मोबाइल का उपयोग करना चाहिए। तो रास्ता भटकना सामान्य बात है, लेकिन धैर्य और समझदारी से सही मार्ग खोज सकते हैं। ठीक, दूसरा, यदि कोई व्यक्ति भटक जाए तो उसे क्या करना चाहिए कि वह सुरक्षित रूप से अपने गंतव्य तक पहुंच जाए। तो कक्षा पे चर्चा कीजिए और लिखिए। और संकेत क्या है, ऑनलाइन मानचित्र, ऑनलाइन मैप, गूगल मैप, पुलिस, स्कूल, सरकारी भवन, विद्यार्थी, सड़क पर लगे सूचना पट, दुकानों के बोर्डों पर लिखे पते, डाकघर, एक्सेट्रा। इन सब का इस्तेमाल करके आप बताइए कैसे पहुंचेंगे। या आपको चर्चा करना है कक्षा में, लेकिन मैंने लिख दिया है, फिर आप आपस में चर्चा भी करिएगा कि कैसे सिचुएशन लीजिएगा, आपस में बात करिएगा कि मैं यहाँ भटक जाऊँ तो क्या होगा। आपस में दोस्तों में बैठ के ग्रुप डिस्कशन करिएगा। ठीक है, मैंने लिखा कि यदि कोई व्यक्ति रास्ता भटक जाए तो उसे घबराने के बजाय शांत रहकर समझदारी से काम करना चाहिए, ताकि वो सुरक्षित रूप से अपने गंतव्य पर पहुंच सके। गंतव्य मतलब जहाँ उसको जाना है वहाँ पहुंच सके। तो उसे क्या करना चाहिए, ऑनलाइन मानचित्र यानी मैप का उपयोग करना। मोबाइल में जीपीएस या गूगल मैप देखकर सही रास्ते का पता किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, आजकल जो है लोग मोबाइल की मदद से आसानी से दिशा खोज लेते हैं। दूसरा, पुलिस या सरकारी सहायता लेना। यदि रास्ता समझ ना आए तो पास के पुलिस स्टेशन, सरकारी भवन या सुरक्षा कर्मियों से मदद लेनी चाहिए। तीसरा, स्कूल या सार्वजनिक स्थान पर जाना। यदि कोई बच्चा भटक जाए तो स्कूल, अस्पताल या किसी सुरक्षित सार्वजनिक स्थान पर जाना चाहिए। चौथा, आसपास के लोगों से पूछना। दुकानदार, डाकिया, वाहन चालक या स्थानीय लोग रास्ता बताने में मदद कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, गांव में लोग अक्सर राहगीरों को सही दिशा बताते हैं। पांचवा, संकेत पट और बोर्ड पढ़ना। सड़क किनारे लगे बोर्ड, दुकानों के पते और दिशा संकेत देखकर भी रास्ता खोजा जा सकता है। छठा, परिवार और परिचितों से संपर्क करना। मोबाइल फोन से अपने घर वालों या मित्रों को सूचना देनी चाहिए।
क्या नहीं करना चाहिए? घबराना नहीं चाहिए, किसी अजनबी पर तुरंत भरोसा नहीं करना है, और सुनसान स्थानों पर अकेले नहीं जाना है। ठीक। तो कंक्लूजन ये है कि यदि कोई रास्ता भटक जाए तो धैर्य, समझदारी और सही लोगों की सहायता से वो सुरक्षित रूप से अपने गंतव्य तक पहुंच सकता है। ठीक है। तीसरा, आपके विद्यालय में आपदा की स्थिति में निकासी का मार्ग दर्शाने वाला मानचित्र अवश्य होगा। तो उसे ध्यानपूर्वक देखिए और पता लगाइए कि आपदा की स्थिति में, डिजास्टर की कंडीशन में, आपकी कक्षा के सबसे निकट और सुरक्षित मार्ग कौन सा मार्ग है। ठीक है। तो हमारे विद्यालय में आपदा की स्थिति में बाहर निकलने के लिए निकासी मार्ग यानी इमरजेंसी एग्जिट रूट बनाया गया है। मानचित्र के अनुसार मेरी कक्षा के सबसे निकट और सुरक्षित मार्ग वह है जो सीधे मुख्य गलियारे से होकर विद्यालय के खुले मैदान में जाता है। आपदा के समय हमें घबराना नहीं चाहिए, धक्का मुक्की नहीं करनी चाहिए और शिक्षक के निर्देशों का पालन करना चाहिए। यदि मुख्य मार्ग बंद हो तो वैकल्पिक निकास द्वार का उपयोग करना चाहिए। ठीक। सुरक्षा के लिए ध्यान रखने योग्य बातें क्या है? लाइन बनाकर चलना चाहिए, सीढ़ियों पर दौड़ना नहीं चाहिए, छोटे बच्चों और घायल लोगों की सहायता करनी चाहिए, छोटे और सुरक्षित स्थानों पर एकत्र होना चाहिए। ठीक है। उदाहरण के लिए भूकंप या आग लगने की स्थिति में सभी विद्यार्थियों को जल्दी लेकिन शांतिपूर्ण मैदान में पहुंचना चाहिए। निष्कर्ष रूप में आपदा के समय सही निकासी मार्ग की जानकारी और अनुशासन जीवन बचाने में बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, ये हो गया। अब हम सृजन करने वाले हैं हीरा और मोती की दैनंदिन के कार्य। लगभग ये इसको करने के बाद फिर पूरा हो जाएगा। कुछ मुहावरे वगैरह आपको बनाने होंगे। हीरा और मोती की दैनंदिन के कार्य। कहानी में हीरा और मोती आपस में मनुष्य की तरह बातें करते दिखते हैं। कल्पना कीजिए कि वे लिख पढ़ भी सकते हैं। हीरा या मोती की नज़र से उस दिन की डायरी लिखिए जब उन्हें कांजी हाउस में ले जाएंगे। ठीक है। तो आपको एक डायरी लिखनी है कि हीरा मोती जब कांजी हाउस में ले गए तो क्या क्या हुआ है। ठीक है, ये लिखा हुआ है, आप देखिए थोड़ा। हीरा की डायरी। आज का दिन। आज हमें, जब आप डायरी लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? आज हमें पकड़कर कांजी हाउस में बंद कर दिया गया। सुबह से कुछ खाने को नहीं मिला, पेट भूख से जल रहा है और शरीर बहुत थक गया है। मुझे और मोती को मोटी रस्सियों से बांध दिया गया है। यहाँ बहुत से जानवर बंद हैं, सबके चेहरे दुख और डर से भरे हुए हैं। मोती बहुत गुस्से में है। वह बार बार कह रहा था कि यह अन्याय है, मुझे भी दुख हो रहा है, लेकिन मैं उसे धैर्य रखने को समझा रहा हूँ। हम दोनों अपने मालिक झूरी और अपने घर को बहुत याद कर रहे हैं। वहाँ हमें प्यार मिलता था, यहाँ केवल मार और अपमान मिलता है। आज हमने दीवार तोड़कर कुछ जानवरों को बाहर निकालने की कोशिश की। मार तो बहुत पड़ी, पर सोचकर मन को संतोष है कि कई जानवरों की जान बच गई। रात बहुत कठिन है, लेकिन मुझे विश्वास है कि एक दिन हम अपने घर जरूर लौटेंगे। झूरी हमें पहचान कर फिर प्यार से गले लगाएगा। मैं और मोती हमेशा साथ रहेंगे और हर कठिनाई का सामना करेंगे। समझ में आया? ये डायरी लिखने की शैली है। आप भी डायरी लिखते होंगे तो ये क्रिएटिविटी देखा जा रहा है कि आप कितने क्रिएटिव है, इनोवेटिव है। तो डायरी लिखने से आपकी लिखने की हैबिट बनती है। तो रात को आप भी डायरी लिखा करिए। दूसरा क्या है? आज के समाचार। मान लीजिए आप एक स्थानीय समाचार पत्र के संवाददाता है। अपने समाचार पत्र के लिए बैलों के कांजी हाउस से भागने का समाचार लिखिए। कैसे लिखेंगे? शीर्षक देना है, घटना का विवरण देना है, जैसे कब, कहाँ, कब, क्या हुआ, और परिणाम और लोगों की प्रतिक्रिया देंगे। तो संकेत क्या है? शीर्षक, दो बहादुर बैलों ने तोड़ी बेड़ियां, ये शीर्षक देना है। तो देखिए शीर्षक देके लिखा गया है, दो बहादुर बैलों ने तोड़ी बेड़ियां। स्थान क्या है? गांव का कांजी हाउस। संवाददाता क्या है? स्थानीय समाचार प्रतिनिधि। कल रात गांव के कांजी हाउस में एक अनोखी घटना घटी। हीरा और मोती नाम के दो बैलों ने कांजी हाउस की कच्ची दीवार तोड़ दी और कई जानवरों को बाहर निकलने में मदद की। जानकारी के अनुसार दोनों बैलों को कुछ दिन पहले पकड़कर कांजी हाउस में बंद किया गया था। वहां उन्हें पर्याप्त भोजन और पानी नहीं दिया जा रहा था। भूख और अत्याचार से परेशान होकर दोनों बैलों ने भागने की योजना बनाई। रात के समय हीरा और मोती ने अपने सींगों से दीवार पर जोर लगाना शुरू किया। काफी प्रयास के बाद दीवार टूट गई। दीवार टूटते ही घोड़े, बकरियां और कई दूसरे जानवर भाग निकले। हालांकि दोनों बैल बाद में फिर पकड़ लिए गए, लेकिन गांव में उनकी बहादुरी की चर्चा होने लगी। कई लोगों ने कहा कि जानवरों के साथ दया और अच्छा व्यवहार होना चाहिए। गांव के बच्चों ने हीरा मोती की बहादुरी की प्रशंसा की और उन्हें सच्चे मित्र बताया। इस घटना ने लोगों का ध्यान पशुओं के अधिकार और उनके प्रति संवेदनशील व्यवहार की ओर आकर्षित किया। ठीक है, ये हो गया एक समाचार। तीसरा, कहानी का नया अंत। यदि बैल वापस ना लौटते तो कहानी का अंत कैसा होता? कहानी का नया अंत लिखिए। ये आप पे छोड़ा गया है कि कहानी का अंत लिखिए। अगर मान लीजिए हीरा मोती वापस नहीं लौटते तो कैसा होता कहानी? तो कैसे लिखना है? बैलों की नई जगह लिखनी है, झूरी की स्थिति लिखनी है, संकेत दिया गया कि हीरा और मोती अब एक बूढ़े किसान के घर
शांति से रह रहे हैं। तो ना कहानी का एक नया अंत जो मैंने बनाया है वो देखिए। जब हीरा और मोती कांजी हाउस से निकले तो वो बहुत दूर निकल गए। रास्ता भटक जाने के कारण वे अपने पुराने घर वापस नहीं पहुंच सके। कई दिनों तक भटकने के बाद वे एक दूसरे गांव में पहुंचे। उस गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था। उसने दोनों बैलों की हालत देखी। वे बहुत कमजोर और घायल थे। किसानों को उन पर दया आ गई। उसने उन्हें चारा पानी दिया और प्यार से उनकी देखभाल की। धीरे धीरे हीरा और मोती स्वस्थ हो गए। किसान उनसे बहुत प्रेम करता था और कभी मारपीट नहीं करता था। दोनों बैल भी मन लगाकर खेतों में काम करने लगे। उधर झूरी अपने बैलों को बहुत याद करता था। उसे दुख था कि उसके प्रिय साथी अब कभी वापस नहीं आएंगे। वह अक्सर गांव वालों से उनके बारे में पूछता रहता था। हीरा और मोती अब नए किसान के घर शांति और सम्मान से रहने लगे। वे कभी कभी अपने पुराने मालिक और गांव को याद करते, लेकिन उन्हें यह संतोष था कि अब उन्हें प्रेम और अच्छा व्यवहार मिल रहा है। तो इस प्रकार कहानी का ये इस प्रकार यह कहानी का अंत यह संदेश देता है कि हर जीव को प्रेम, दया और सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। दिखाई दिया? तो ये अपने से भी आप लिख सकते हैं। कहानी का अंत आप जो चाहें कर सकते हैं। मान ली एग्जाम में आ गया कि कहानी का अंत अपने हिसाब से लिखो, तो आप अपने मन से जरूरी नहीं कि यही लिखें। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया आपके लिए ताकि आप समझ समझ सके कि क्या लिख सकते हैं। तो अपने इमेजिनेशन पावर से लिखिए कि कहीं दूर चले गए, कुछ लिख दिया, कुछ बना दिया, तो अपने से लिखना है। ठीक, तो ये सारी चीजें मैंने कर दी हैं, देख लीजिएगा कि कैसे लिखना है। चित्रकथा लेखन। नीचे दो बैलों की कथा की घटना को चित्रकथा के रूप में दिया गया है। इन घटनाओं को पहचानिए। प्रत्येक घटना के लिए उपयुक्त संवाद और घटनाक्रम बताने वाले वाक्य लिखिए। कैसे लिखेंगे? हर चित्र के लिए एक छोटा सा संवाद बनाकर लिखना है। दृश्य क्रम क्या है? बंद करना, भागने की योजना, दीवार तोड़ना, आजादी। संकेत चित्र, अब हम आजाद हैं। कौन सा चित्र है? देखिए, ये चित्र है। ये कांजी हाउस में फंसे हुए हैं। ये कांजी हाउस की दीवार तोड़ रहे हैं। ये कांजी हाउस की दीवार टूट चुकी है और जानवर पूरे भाग रहे हैं। ठीक है, ये क्रम दिख रहा है पूरा, ये क्रम दिख रहा है। अब इसी के बारे में लिखना है, तो लिखते हैं। दो बैलों की कथा। चित्र एक, कांजी हाउस में बंद है। कांजी हाउस में बंद है मतलब ये है, ये वाला हिस्सा, ये कांजी हाउस में बंद है। तो घटना क्या है? हीरा और मोती जो है कांजी हाउस में बंद कर दिया गया। वहाँ दूसरे जानवर भी दुखी बैठे हैं। संवाद क्या है कि मोती जो है, हीरा मोती कह रहा है कि हीरा, यहाँ तो सब दुखी है। हीरा क्या कह रहा है? हमें कुछ करना होगा मित्र। अब चित्र दो की बात हो रही है कि भागने की योजना बनाना। चित्र घटना क्या है? दोनों बैलों ने दीवार तोड़कर भागने की योजना बनाई। संवाद क्या है? मोती कह रहा है कि यदि हम पूरी ताकत लगाएं तो दीवार टूट सकती है। हीरा कह रहा है हाँ, हम सबको आजाद करना चाहिए, हमें सबको आजाद करना चाहिए। अब तीसरा चित्र है दीवार तोड़ना। ये इस चित्र की बात हो रही है, दीवार तोड़ने की। यहाँ क्या संवाद है? हीरा और मोती ने अपने सींगों से जोर लगाकर दीवार तोड़ दी है। संवाद क्या है? मोती कह रहा है कि जोर लगाओ हीरा। हीरा कह रहा है बस थोड़ा और। और चौथा चित्र है आजादी। आजादी मतलब ये सब कांजी हाउस की दीवार तोड़ के भाग रहे हैं। तो घटना क्या है? दीवार टूटते ही घोड़े, हिरन और दूसरे जानवर भाग निकले। संवाद क्या है? सभी जानवर क्या है? हम सभी जानवर कह रहे हैं कि हम आजाद हो गए। मोती कह रहा है कि अब कोई हमें कैद नहीं कर सकेगा। ये संवाद है। ठीक है, तो चारों चारों कहानियां पता चल गई। अब हमें क्या करना है? भाषा से संवाद। अब थोड़ा सा व्याकरण पढ़ना है। ठीक है, व्याकरण भी समझना जरूरी है। तो ये सब हो गया, ये सारी चीजें हो गई। अब हम थोड़ा व्याकरण देखेंगे। ठीक, व्याकरण यानी ग्रामर, हिंदी ग्रामर। मेरे शब्द कहानी में 5 ऐसे शब्द चुनकर लिखिए जो आपके लिए बिल्कुल नए हैं। अब उन शब्दों के अर्थ अपने अनुमान से लिखिए। इसके बाद उनके अर्थ शब्दकोश में देखकर लिखिए। ठीक है, तो आपके हिसाब से जो आपको कठिन लगे वो शब्द लिख के उसका अर्थ लिखना है। लेकिन जो कठिन शब्द है उसका मैंने थोड़ा लिखा हुआ है, उसको भी देख लेंगे। भाषा गढ़ते हुए मुहावरे। लोग आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करते चले जाते। मन फीका करना ये कहावत है, मुहावरे हैं। मन फीका करके चले जाते। मन फीका करना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है कि आपको वाक्य पढ़कर समझ में आ ही गया होगा। इसी से मिलते जुलते मुहावरे, जी फीका होना, जी खट्टा होना आदि। दो बैलों की कथा कहानी, दो बैलों की कथा कहानी में कई मुहावरे हैं जिनसे यह कहानी जीवंत हो गई है। ऐसी भाषा को ही मुहावरेदार भाषा कहा जाता है। तो कहानी में चुन 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 कर कुछ वाक्य नीचे दिए गए। इन वाक्यों में मुहावरों को पहचान कर रेखांकित करना है हमें। ठीक है, कि इसमें मुहावरा कौन है। इन मुहावरों का प्रयोग करते हुए नए वाक्य बनाकर लिखना है। जैसे ये पहला दूसरा करके ये 8 तक है, इसमें हमें मुहावरा पहचानना है। पहला कि झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। तो यहाँ पे मुहावरा कौन है? दांतों पसीना आ गया। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। तो दिल कांप उठना, ये हो गया मुहावरा।
झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी। तो जल उठना ये कहावत का मुहावरा है। मोती दिल में ऐड कर रह गया, तो ऐड कर रह जाना, दिल में ऐड कर रह जाना, ये मुहावरा हो गया। आएगा तो दूर ही से खबर लूंगा, देखूं कैसे ले जाता है, तो ये खबर लेना, ये का मुहावरा हो गया। जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, चार बातें सुनकर गम गम खा जाते हैं। तो जी तोड़कर मेहनत करना और गम खा जाना, ये मुहावरे हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते हैं तो शायद सभ्य कहलाने लगते। तो ईंट का जवाब पत्थर से देना, ये मुहावरा है। तो फिर वह भी वही मरो, बंदा 9 तो 11 होता है। तो ये 9 तो 11 होना, ये भी कहावत है, सॉरी मुहावरा है। आप देखिए, अब हमने स्टार्टिंग में क्या था, ये कि कुछ ऐसे शब्द जो कठिन लगते हैं, नए हैं, तो वो मैंने लिख दिए हैं। और अब आपको भी लगे कि कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपको नहीं समझ में आ रहे हैं, ठीक है, तो उसको भी लिख के अब कमेंट करिएगा, मैं बताऊंगा। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन आंसरिंग वाला भी चीजें रख लेंगे। तो 5 कठिन शब्द और उनके अर्थ। जैसे शब्द क्या है, गदगद होना। अनुमान से अर्थ क्या है, बहुत खुश होना। गदगद होना मतलब खुश होना। शब्दकोश के अनुसार इसका क्या आता है कि अत्यधिक प्रसन्न होना और भावुक होना। विद्रोह, विद्रोह का मतलब होता है विरोध करना, यानी अन्याय के खिलाफ विरोध या बगावत करना। तिरस्कार, तिरस्कार का मतलब होता है अपमान। और इसका अर्थ है कि घृणा या अपमान का भाव। सहनशील का मतलब होता है सहने वाला, कठिनाई और दुख को धैर्य से सहने वाला। आकुल, आकुल का मतलब बेचैन होना, यानी व्याकुल या परेशान होना। अब मुहावरे देखिए, मैंने जो बता दिया था कि ये मुहावरे हैं, तो मुहावरे कौन से हैं? दांतों पसीना आना, दांतों पसीना आना। तो दांतों पसीना आना का मतलब है कि बहुत कठिनाई कठिनाई होना। तो इससे एक नया वाक्य हम बनाएंगे क्या, कि भारी सामान उठाने में मजदूरों को दांतों पसीना आ गया। दूसरा, दिल कांप उठना, बहुत डर जाना। भूकंप की खबर सुनकर लोगों का दिल कांप उठा। जल उठना, जल उठना मतलब ईर्ष्या होना। ठीक, तो जेलसी होना। मित्र की सफलता देखकर वो जल उठा, ये वाक्य बना लेंगे। ऐठ कर रह जाना, गुस्से से चुप रह जाना। हारने के बाद वो ऐठ कर रह गया। खबर लेना, खबर लेना मतलब सबक सिखाना। पुलिस ने चोरों की अच्छी खबर ली। गम खा जाना, गम खाने का मतलब दुख सह लेना। उसने अपमान का गम खा लिया, ये नया वाक्य हो जाएगा। ईंट का जवाब पत्थर से देना, ईंट का जवाब पत्थर से देने का मतलब है कड़ा जवाब देना। यानी सैनिकों ने दुश्मनों को ईंट का जवाब पत्थर से दिया। 9 तो 11 होना, 9 तो 11 होना नहीं तो भाग जाना, यानी पुलिस को देखकर चोर 9 तो 11 हो गया। ठीक, अब थोड़ी गतिविधियां देखेंगे, ये हमने देख लिया, हमने ये भी देख लिया पूरा। अब हम थोड़ी गतिविधियां देख लेते हैं, फिर कहानी खत्म होगा धीरे से, फिर लास्ट है, फिर बाकी शब्द संपदा है, शब्दों के अर्थ दिए गए वो देख लीजिएगा। नीचे दी गई गतिविधियों को अपने समूह के साथ मिलकर कीजिए। कविता और अभिनंदन पत्र। बाल सभा ने निश्चय किया कि दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। पहला, मान लीजिए कि बाल सभा ने हीरा और मोती की इस प्रशंसा में एक गीत लिखा और गाया। अपनी कल्पना से वह गीत लिखिए। आपको एक गाना लिखना है, कल्पना करके कुछ भी लिखना है, लेकिन लिखना है। वो मैंने लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा। हीरा और मोती के लिए अभिनंदन पत्र लिखिए। हीरा और मोती के लिए अभिनंदन पत्र लिखिए। ठीक है, तो पहला लाइन पहला करता है हीरा और मोती पर गीत है, तो गीत वाला हिस्सा देखते हैं। गीत क्या है कि हीरा मोती दो साथी थे, सच्चे मन के ज्ञानी थे, दुख सुख में जो साथ निभाए, ऐसे वीर कहानी थे। हल में जुटकर खेत सजाते, मिलकर बोझ उठाते, अन्याय से लड़ने वाले सबके मन को भाते थे। कांजी हाउस की दीवार टूटी दीवार, आजादी का गान हुआ, हीरा मोती की मित्रता से सारा गांव महान हुआ। प्रेम दया और सच्चाई का दोनों ने संदेश दिया, सच्ची मित्रता क्या होती है सबको उपदेश दिया। ये गाना बना दिया मैंने। ठीक, और दूसरा क्या था, हीरा और मोती के लिए अभिनंदन पत्र। तो अभिनंदन पत्र क्या है, ये मैंने भी लिख दिया, देख लीजिएगा। प्रिय हीरा और मोती, हम सभी ग्रामवासी आपकी बहादुरी, मित्रता और वफादारी से बहुत प्रभावित हैं। आपने कठिन परिस्थितियों में भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा और अन्याय के खिलाफ साहस दिखाया। कांजी हाउस की दीवार तोड़कर आपने केवल अपनी ही नहीं बल्कि कई अन्य पशुओं की जान बचाई। आपकी सच्ची मित्रता, प्रेम और संघर्ष हम सभी के लिए प्रेरणा है। बाल सभा की ओर से आपको सच्चे मित्र, बहादुर साथी सम्मान प्रदान किया जाता है। हम कामना करते हैं कि आप हमेशा स्वस्थ और प्रसन्न रहें। धन्यवाद। बाल सभा ग्रामवासियों की ओर से, ये पत्र हो गया। ठीक, अब एक बाल सभा में भाषण। मान लीजिए आपको बाल सभा ने हीरा मोती के लौटने के बाद भाषण देने के लिए बुलाया। भाषण का विषय है पशुओं के अधिकार, आपको भाषण देना है। तो और अपना भाषण आपको क्या करना है, भाषण लिखना है और कक्षा में प्रस्तुत करना है, स्कूल में देना है। ठीक है, तो मैंने भाषण लिखा है, देखिए। विषय क्या है, पशुओं का अधिकार। तो हमने बोलेंगे आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षकगण और मेरे प्रिय साथी, सुप्रभात। आज मैं पशुओं के अधिकार विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ। हम सभी जानते हैं कि पशु भी जीवित प्राणी है, उन्हें भूख
प्यास, दर्द, डर और प्रेम महसूस होता है। वे बोल नहीं सकते, लेकिन उनकी भावनाएं होती है, इसलिए उनके साथ दया और प्रेम का व्यवहार करना चाहिए। दो बैलों की कथा कहानी के हीरा और मोती हमें यह सिखाते हैं कि पशु केवल काम करने वाले जीव नहीं, बल्कि संवेदनशील साथी भी होते हैं। जब उनके साथ अन्याय हुआ तब वे दुखी हुए और विरोध भी किया। इससे पता चलता है कि पशु भी सम्मान और स्वतंत्रता चाहते हैं। आज कई पशुओं के साथ बुरा व्यवहार किया जाता है, उन्हें भूखा रखा जाता है, मारा जाता है और जरूरत से ज्यादा काम कराया जाता है। तो ये गलत है। तो हमें यह समझना चाहिए कि पशुओं की रक्षा करना हमारा नैतिक कर्तव्य है। पशुओं को भी अच्छा भोजन, साफ पानी, आराम, इलाज और प्रेम का अधिकार है। हमें घायल पशुओं की मदद करनी चाहिए और उन पर अत्याचार करने वालों का विरोध करना चाहिए। महात्मा गांधी ने कहा था, किसी राष्ट्र की महानता का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि वहाँ पशुओं के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि हमें हर जीव के प्रति दया, करुणा और संवेदनशीलता रखनी चाहिए। धन्यवाद। ये आपका भाषण हो गया। ठीक है, ये आपका भाषण हो गया। ठीक। तो इस तरीके से आपको लिखना भी है, अपने से भी लिखने की आदत डालेंगे। और ये एक खाका है, ड्राफ्ट है, देखिएगा कैसे। शीर्षक, इस कहानी के 5 भाग हैं। कहानी के प्रत्येक भाग को अपने मन से उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो 5 भाग में, ये कहानी 5 भागों में बटी हुई है ना, हमने कहानी पढ़ी थी तो 5 भागों में थी। देखिए कैसे 5 भागों में बोलने का मतलब क्या है, अभी आपको दिखाते हैं। देखिए ये लिखा हुआ है ना, ये 4 लिखा हुआ है, तो 4 के बाद ये कहानी नीचे शुरू हुई है। फिर यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो 3 लिखा हुआ है, तो उसके बाद कहानी शुरू हुई है। ठीक है, तो ऐसे करके भागों में बांटा गया, ये 5 भागों में है कहानी, 5 भागों में। तो उनको शीर्षक देना है, मतलब आपको अनुमान से अपने से एक शीर्षक बनाना है। ठीक है, मैंने बनाया है, देखिए। दो बैलों की कथा के 5 भागों को प्रयुक्त शीर्षक कौन से? पहला भाग को हम शीर्षक दे देते हैं, कोई शीर्षक दिया नहीं गया, हम दे देते हैं। पहले भाग को हीरा और मोती की मित्रता, दूसरे भाग को नए मालिक के के यहाँ अत्याचार, तीसरा कांजी हाउस और आजादी का संघर्ष, चौथा घर की तलाश और कठिनाइयां, पांचवा झूरी से मिलन और खुशी। ठीक है, तो आसान रूप में समझना कि पहले भाग में हीरा और मोती की दोस्ती दिखाई गई है, दूसरे भाग में नए मालिक के यहाँ उनका दुख और अत्याचार बताया गया है, तीसरे भाग में कांजी हाउस से भागने का संघर्ष दिखाया गया है, चौथे भाग में रास्ता भटकने और मुश्किलों का वर्णन किया गया है, और 5वें भाग में दोनों बैलों का अपने असली घर लौटना और खुशी का वातावरण दिखाया गया है। ठीक। अब मेरी पहेली, अपने समूह के साथ मिलकर ऐसी पहेलियां बनाइए जिनके उत्तर निम्नलिखित हो, जैसे झूरी, हीरा, झूरी, मोती, गाय, बैल, मटर, रस्सी, रोटी। तो एक पहेली बनाना है, तो पहेली बनाते हैं। ठीक है, मैंने बना दिया, देख लीजिए। हीरा से जुड़ा हुआ पहेली, नाम है नाम है मेरा कीमती पत्थर जैसा, शांत स्वभाव है दिल से अच्छा, मोती का मैं सच्चा साथी, बताओ कौन हूं मैं हाथी। तो उत्तर है हीरा। झूरी से जुड़ा हुआ पहेली, अपने बैलों से करता प्यार, देख उन्हें हो जाता खुशहाल, गांव में रहता सीधा साधा, बताओ उसका नाम क्या है। बताओ उसका नाम क्या है, तो झूरी है। मोती, नाम मेरा चमकता दाना, अन्याय देख गुस्सा आना, हीरा का मैं प्यारा मित्र, बताओ मेरा नाम उचित। मोती। गया, बैलों को ले गया घर अपने, पर व्यवहार किए थे सपने टूटने, मार डांट से करता काम, बताओ उसका क्या है नाम। गया। बैल, हल खींचू, खेत सजाऊं, किसानों के काम में आऊं, सींग बड़े और ताकत वाला, बताओ मैं कौन निराला। बैल। मटर से जुड़ा हुआ, हरी हरी मैं दाने वाली, खेतों में लगती मतवाली, मुझे खाकर बैल खुश हो जाए, बताओ मेरा नाम। बताओ मेरा नाम बताएं। तो मटर। रस्सी से जुड़ा हुआ, लंबी पतली काम में आती, बांधने में सबके काम आती, बैलों को जिससे बांधा गया, बताओ उसका नाम। भैया। भैया तो रस्सी। रोटी से जुड़ा हुआ, गोल गोल तवे पर पकती, भूख सभी की जल्दी मिटती, छोटी लड़की प्यार से लाई, बताओ क्या था वो भाई। ये रोटी हो गया। तो क्या हो गया, ये पहली भी हो गई, हमने पहली भी बना लिया। ठीक है, तो पहली भी हो गया। अब भाषा संगम, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है। नीचे बैल शब्द के लिए संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित कुछ भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त शब्दों की सूची दी गई है। हमने भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में कुछ भाषाएं हैं, और उन भाषाओं में बैल शब्द को लिखा गया। जैसे बैल जो है हिंदी में, बैल हिंदी में है, वृषभ शब्द संस्कृत में होता है, बौलद बौलद या बल्द पंजाबी में होता है, बैल उर्दू में भी होता है, दोन कश्मीरी शब्द में है, ढंगो सिंधी में है, बैल मराठी में भी बोला जाता है, बलद गुजराती में, बैल कोंकणी में, गोरू नेपाली में, और बलद बांग्ला में, सांड सांड बलद असमिया में, सन लाबा मणिपुरी में, बलद उड़िया में, एतंदु तेलुगु में, और एरुदु
कालमाहु तमिल में, और काथ में मलयालम, और एत्तु कन्नड़ में। इसके अतिरिक्त ये तो 8वीं अनुसूची में है, और बैल को इसी नाम से जाना जाता है अलग अलग भाषाओं में। इसके अतिरिक्त यदि आप बैल शब्द को किसी और भाषा में भी जानते हैं तो उस भाषा में भी लिखिए, उपयुक्त वाक्य की अपनी मातृभाषा में भी लिखिए। ठीक, तो देखिए बैल शब्द को विभिन्न भाषाओं में हम क्या है, हिंदी में बैल, संस्कृत में विषप, पंजाबी में बलद, उर्दू में बैल, कश्मीरी में दोन, और सिंधी में दंगो, मराठी में बैल, गुजराती में बलद, नेपाली में गोरू, बंगला में बलद, असमिया में बलद पाड़, मणिपुरी में सान लाबा, और उड़िया में बलद, तेलुगु में एद्दू, तमिल में भी तमिल में क्या हुआ था, तमिल में बोला गया था हाँ एरेदू, तमिल में एरेदू। मलयालम में क्या बोला गया था, मलयालम में काद, कन्नड़ में एतु। तो ये तो हो गया 8वीं अनुसूची में जो जिस नाम से जाना था। अब मेरी मातृभाषा में मेरे में वाक्य क्या है, हिंदी में कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है। ठीक है, तो सरल बोलचाल की हिंदी में कभी कभी जिद्दी बैल भी दिख जाते हैं, ये बोलते हैं। यदि किसी और भाषा में लिखना चाहें तो भोजपुरी में हम लिखेंगे कि कभी कभी जिद्दी बैल भी देखे के मिलेला, ये भोजपुरी शब्द है। फिर कभी कभी जिद्दी बैल भी देखे के मिलेला, और अवधि में कबहू कबहू हटी बैलो देखी जात है, कबहू कबहू हटी बैलो देखी जाते हैं। ये होगा, ये भोजपुरी में हो गया, ये अवधि में। तो किसी और भाषा में लिखना है तो भोजपुरी में लिख दें, अवधि में लिख दें, तो ये हो गया भोजपुरी और अवधि। ठीक, अब ये शब्द संपदा है, मतलब शब्द संपदा मतलब क्या है कि जितने भी कहानी हमने पढ़ी है, कहानी, तो कहानी में बहुत सारे शब्द आए हैं, उन शब्द को अर्थ लिखे। जैसे निरापद, आपत्ति से रहित, सुरक्षित, इसका मतलब सुरक्षित भी होता है, सहिष्णुता या सहिष्णुत्व, सहनशीलता भी होता है, क्षमा भी होता है। तो इन पूरे के शब्द के अर्थ है इसमें लिखा हुआ है, आपको क्या करना है, पढ़ लेना है। जिस जिस शब्दों का अर्थ ना समझ में आए कहानी में, वो पीछे पूरा लिखा हुआ है, तो उसका अर्थ भी समझ लेना है। ठीक है, तो बच्चों हमने क्या किया, पूरा अभ्यास कर लिया, हमने पूरा कर लिया। ये सब जो दिख रहा है ना, चैप्टर 1 पूरा खत्म। अब हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे, मतलब आज नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे तो कल, लेकिन हमने चैप्टर 1 पूरा कर लिया है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो दो बैलों की कथा का हमने कहानी पढ़ दिया, दो बैलों की कथा का हमने कहानी भी पढ़ लिया, प्रेमचंद जी के बारे में पढ़ लिया, हमने अभ्यास भी कर लिया। और देखिए इस दो बैलों की कथा और प्रेमचंद जी के बारे में कुछ राइटर्स ने कुछ बोला है, जैसे रामचंद्र शुक्ल ने बोला है कुछ। इन्होंने ये कहा कि आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है। ये प्रेमचंद जी के बारे में रामचंद्र शुक्ल बोल रहे हैं। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने भी बोला, ये सब कौन है, राइटर है, ये सब भी राइटर है। तो गद्य जीवन संग्राम की भाषा है, गद्य जीवन संग्राम की भाषा है। तो प्रेमचंद जी ने खुद क्या बोला है कि कहानी ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी अंग या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। उसके चरित्र, उसकी शैली, उसका कथा विन्यास सभी उसी एक भाव को पुष्ट करते हैं। ये सब क्या है, रामचंद्र सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, प्रेमचंद जी ने कहानी के संदर्भ में बोला गया है, गद्य के बारे में बोला हुआ है। गद्य के विषय में बोला हुआ कि गद्य कितनी अच्छी है, कितनी खराब है, ये सब के बारे में। ठीक है, तो इन सब के बारे में भी हमने समझ लिया। तो दो बैलों की कथा हो गया, हमने एक चैप्टर पूरा हिंदी में कंप्लीट कर लिया, और जल्दी जल्दी करेंगे ताकि आपका 9th का एग्जाम काफी बेटर हो सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बच्चों, और नीचे कमेंट करके बताइएगा कि कहाँ समझ नहीं आया और क्या करना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में लिंक देख लीजिएगा, जहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा, कोई पैसा ऐसा लगना नहीं है, फ्री का है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।